हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज हमें पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ना है और उसके बाद हम एवोल्यूशन भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले चलो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लेते हैं। और जैसे कि आपको पता है, पहले हम टॉपिक को समझेंगे और उसके बाद हम लोग जो नोट्स हैं उसको रीड कर लेंगे, ताकि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए और आपको कॉन्सेप्ट भी सारे क्लियर हो जाए। एक चीज बताने से पहले, चलो देखो, तो मैं बता रही थी पहले जो सब लोग थम्स अप कर दो कि एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल टू एवरीवन। ओके, ओनली अंशिका इज देयर, राइट? ओके, ठीक है। आप लोग को कुछ भी पूछना होगा, कुछ भी बताना होगा, कमेंट करना। ओके, सी। तो आज हमको पढ़ना है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, जब भी बात आती है सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो हम बात किसकी करते हैं? दिल की बात करते हैं। यानी कि हमको पढ़ना होता है कि हमारे हार्ट में क्या क्या चीजें हैं। एक तरह से कह सकते हो कि हार्ट के अंदर आपको ऐसे झांक के देखना है कि भाई हार्ट में क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से ब्लड इधर जा रहा है, किस तरह से ब्लड उधर जा रहा है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो कैसे कर रहा है। तो आज हम हार्ट के बारे में समझेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि हार्ट किस चीज को सर्कुलेट करता है। जैसे कि बहुत सारे हमारी बॉडी में फ्लूइड्स हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है, इंपॉर्टेंट काम है। तो ऐसे तीन फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट हैं। पहला आपका आता है ब्लड, दूसरा आता है टिश्यू फ्लूइड, और तीसरा आपका आता है लिम्फ। तो हम सबके बारे में बेसिक चीजें पढ़ेंगे कि ब्लड में क्या चीजें होती हैं, ब्लड क्या करता है। में कुछ चीजें तो आपको पता ही होंगी कि ब्लड में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। तो डिटेल में आज हम पूरा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म करने वाले हैं। उससे पहले आपको पहले हार्ट के बारे में पता होना चाहिए। और आपको यह पता होना चाहिए कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, ह्यूमन यानी कि हम पढ़ रहे हैं इंसान का दिल, ठीक है। और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि कितने चेंबर होते हैं। कितने चेंबर का मतलब है कि अगर आप लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखोगे तो किसी में दो चेंबर है, और देखोगे तो किसी में उससे ज्यादा है। आपको लेकिन ये देखना है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने चेंबर प्रेजेंट हैं। चलो ये बताओ, सब लोग रेडी हो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने के लिए? खुश हो सब? आज तो दिल विल की बातें करनी है, हैं? ओके, और लोग थम्स अप क्यों नहीं कर रहे? ओनली बताओ, रेडी हो ना बिल्कुल? चलो ठीक है। तो आ जाते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे। अब जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊंगी ना, थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे हार्ट की पहले बात कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। ओफो, ये देखो, ये आपका क्या है? हार्ट है, दिख रहा है ना? रेड कलर, ब्लू कलर और थोड़ा सा पिंक कलर, और ये देखो हल्का सा पर्पल जैसा। मुझे तो ये पर्पल दिख रहा है, आई डोंट नो तुम लोग को, हो सकता है ब्लू दिख रहा हो। तो थोड़ा सा ये मुझे पर्पल टाइप का अपीयरेंस जैसे पास से लग रहा है। तो इसी के बारे में आपको पढ़ना है कि एट्रिया क्या है, वेंट्रिकल क्या है, कौन सा ब्लड कहाँ जाता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से, एकदम धीरे धीरे समझ के पढ़ेंगे। ओके, या फोर चेम्बर हार्ट होते हैं, वेरी गुड। आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? सी देखो, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह का हार्ट का ड्राइंग बनाएंगे। ये वाला ड्राइंग थोड़ा सा हमको मुश्किल लगता है समझाने में। तो ये देखो, ये मैंने हार्ट बना लिया। यूजुअली आपका हार्ट इस शेप का तो नहीं होता, लेकिन समझने के लिए हम ऐसा शेप यूज करेंगे। तो अगर यहाँ पर मैं लिखूं तो ये है ऊपर के जो चेम्बर्स होते हैं, इनको आप एट्रियम बोलते हो। ऊपर के चेम्बर्स को आप क्या बोलते हो? एट्रियम बोलते हो या एट्रिया बोलते हो। और नीचे के चेम्बर्स को आप वेंट्रिकल बोलते हो। इतनी चीजें तो सबको आपको पता होंगी कि ऊपर के चेम्बर्स को एट्रिया बोलते हो
और नीचे के चेम्बर्स को वेंट्रिकल बोलते हो। अब बात आती है इसको याद कैसे करोगे। एबीसीडी पढ़ी है ना सबने बचपन में, तो ए बी सी डी, ए सबसे पहले आएगा, तो याद रखो कि ऊपर का चेम्बर ए से शुरू हो रहा है और वी बाद में आता है, तो नीचे का चेम्बर वी से शुरू हो रहा है। सिंपल है इसको याद करना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आज आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि कौन सी चीज कैसे याद करो, कैसे इजी रहेगा और कैसे आपको हमेशा के लिए चीजें याद हो जाए विद कॉन्सेप्ट। देखो, तो ऊपर के चेम्बर्स होते हैं एट्रिया और नीचे के चेम्बर्स को कहते हैं वेंट्रिकल। अब ह्यूमंस में 4 चेम्बर होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि ह्यूमंस में होता है डबल सर्कुलेशन। नाउ व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? डबल माने तो जानते हो 2, सर्कुलेशन माने कि ब्लड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड अलग अलग फ्लो करेगा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड अलग अलग फ्लो करेगा। तो जैसे कि यहाँ पर अगर देख सकते हो तो ये है राइट, ये कौन सा साइड का हिस्सा है? ये राइट साइड का हिस्सा है। जैसे ये मेरा राइट हैंड है, तो ये हिस्सा कौन सा है? सीधा हिस्सा, राइट हैंड साइड, और ये वाला हिस्सा होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर ये राइट एट्रियम है बेटा, तो ये कैसा हो जाएगा? लेफ्ट एट्रियम। और अगर ये राइट वेंट्रिकल है तो ये कैसा हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। पहले तो आपको ये 4 चीज याद होनी चाहिए कि ऊपर होता है एट्रियम, नीचे होता है वेंट्रिकल। ऊपर होता है एट्रियम, नीचे होता है वेंट्रिकल। किसको किसको ये बात क्लियर है? थम्स अप दो, थम्स अप दो, किसको किसको ये क्लियर है? ओके, तो ऊपर होता है एट्रिया, नीचे होता है वेंट्रिकल, ये हमको पता चल गया कि हाँ मैम ने बताया 4 चेम्बर होते हैं, दो ऊपर वाले एट्रिया, नीचे वाले वेंट्रिकल, ऊपर ए फॉर एप्पल और नीचे वी फॉर वैन। इतना हमने याद कर लिया। अब बात यहाँ पर आती है कि इसमें ब्लड आता कैसे है। हमें ये तो समझ आ रहा है कि डबल सर्कुलेशन होगा। डबल का मतलब है इधर की तरफ ब्लड अलग जाएगा, इधर की तरफ ब्लड अलग जाएगा, ये चीज हमको पता है। लेकिन हमें बात ये करनी है कि इधर कौन सा ब्लड जाएगा, और बात हमको ये करनी है इधर कौन सा ब्लड जाएगा। तो हम पहले हर एक चीज थोड़ी बेसिक बेसिक चीजें समझेंगे, और बेसिक चीज समझने के बाद थोड़ा जो कॉम्प्लेक्स वाला चीजें, जैसे कि 2 टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, पल्मोनरी, सिस्टमिक, उसको भी बड़े प्यार से समझेंगे। पहले ये सारी बेसिक चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर ये जो राइट साइड है ना, राइट साइड, ये दिख रहा है आपको राइट एट्रियम, इधर आप देख सकते हो ये हार्ट में यहाँ पर प्रेजेंट है राइट एट्रियम, है ना। और ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये क्या प्रेजेंट है? वेंट्रिकल। तो ये एट्रिया और वेंट्रिकल देख रहे हो ना, एकदम एक दूसरे के साथ साथ प्रेजेंट है। राइट एट्रियम के नीचे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऐसा कभी मत करना कि ये और इसमें रिलेशन बना देना, या इसमें और इसमें रिलेशन बना देना कि इसका इधर का मटेरियल इधर का मटेरियल इधर ही जाएगा और इधर का मटेरियल इधर ही जाएगा। आपस में डायगोनली कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई क्रॉसिंग नहीं हो रही है, केवल ऐसे ऐसे इधर का मटेरियल इधर जा रहा है, इधर का मटेरियल इधर जा रहा है, लाइक सीधा फ्लो कर रहा है, ठीक। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज आती है राइट। राइट हमेशा क्या होता है? राइट माने क्या होता है? कोई मुझे बताएगा राइट मतलब क्या है? जल्दी बताओ, राइट मतलब क्या होता है? राइट मतलब क्या होता है? राइट माने सही, तो सही तरफ आएगा गलत चीज। तुम ऐसे याद कर सकते हो कि राइट मतलब सही, लेकिन यहाँ पर हो रहा है उल्टा, सही तरफ आ रही है गलत चीज। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम बहुत सही होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, तो हमारा थोड़ा सा, हमारे दोस्त भी हम लोग हमको बेवकूफ बना देते हैं कभी कभी, जब हम लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो उसी तरह राइट एट्रियम इतना अच्छा है, राइट साइड इतनी अच्छी है कि उसमें आएगा बुरा खून, जिसको आप बोल सकते हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट तरफ कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसको किसको ये बात समझ आई कि राइट है बहुत अच्छा, तो उसमें आएगा बहुत बुरा ब्लड, जिसका नाम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसको किसको ये चीज क्लियर है? थम्स अप दो, ठीक है। तो राइट तरफ आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो ब्लड यहाँ आर्टरीज में आएगा, पहले राइट तरफ का प्रोसेस पढ़ लेते हैं, फिर लेफ्ट तरफ का प्रोसेस पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे किस तरह यहाँ से ब्लड जाएगा लंग्स में, फिर लंग से किस तरह आएगा यहाँ, इस तरह हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अच्छा देखो, जो लंग्स होता है ना, और लंग्स कह रहे हैं सॉरी, जो हार्ट होता है ना, देखो लंग्स में पहुंच गए, किसी ने लिखा था क्योंकि मैम ने लंग्स बनाया है, तभी मुझे एकदम से लंग्स याद आ गया। तो इसमें होता ये है कि हार्ट का काम बस एक है कि एक तरह से पंप की तरह काम कर रहा है, यानी कि ब्लड आ रहा है,
पंप हो रहा है, ब्लड जा रहा है, ब्लड आ रहा है, पंप हो रहा है, ब्लड जा रहा है। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? पंपिंग ऑर्गन। इसीलिए बोलते हैं हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन। बाय, क्योंकि ये अपने ब्लड को रोक के नहीं रखता, ये नहीं कहता आओ ब्लड चलो बैठो चलो चाय वाय पीते हैं थोड़ा बातचीत करते हैं, नहीं, उसको इतना कोई उससे मतलब नहीं है। वो ब्लड को एक तरह का रास्ता दे रहा है कि हाँ तुम्हें जहां भी जाना है मुझसे होकर जाओ, तुम्हें जहां भी जाना है मेरे से होके जाना है, ठीक है। तुम्हें किसी से भी मिलना है तो पहले मुझसे मिल लो, उसके बाद किसी और से मिलने जाना, ठीक है। तो तुम्हें ये समझ आ गया कि हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है, पंप करने का काम कर रहा है, ब्लड को केवल इधर से उधर क्या कर रहा है? पंप कर रहा है, भेज रहा है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया राइट साइड है बड़ी अच्छी, तो इधर आएगा बड़ा खराब ब्लड जिसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन लेफ्ट साइड, कभी कभी हमारे दोस्त बड़े चालाक होते हैं लेकिन उनके नंबर हमेशा पेपर में ज्यादा आ जाते हैं, या बड़ी अच्छी अच्छी चीजें उनके साथ हो रही होती है लेकिन वो बहुत दिन तक नहीं चलती, कुछ ही टाइम तक होती है, लेकिन हार्ट में ये हमेशा होती है। तो लेफ्ट एट्रियम में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम में कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है? वो है डीऑक्सीजनेटेड, तो यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, और ये है ऑक्सीजनेटेड यानी कि ब्लड में आपके क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और आपको पता है ऑक्सीजन क्या देता है? आपको एनर्जी देता है, सारे रिएक्शंस कराता है बॉडी में। तो ये आपको इतनी चीज समझ आई कि राइट तरफ कौन सा आएगा बड़ा गंदा ब्लड और लेफ्ट तरफ कौन सा आएगा बड़ा अच्छा ब्लड। किसको किसको ये चीज एकदम अच्छे से क्लियर है? वो थम्स अप दे। क्लियर है? ओके। तो राइट तरफ आ गया गंदा, लेफ्ट तरफ आ गया अच्छा। अब आप ये समझ गए कि हाँ ठीक है मैम, मैं ये समझ गया कि हार्ट में होते हैं 4 चेम्बर। पहले ऊपर वाले को ए फॉर एप्पल, ऊपर वाला एट्रिया, नीचे वाले वेंट्रिकल, वी फॉर लास्ट में आता है वैन, तो नीचे वाले वेंट्रिकल। फिर मैंने बताया कि सीधी तरफ आता है बड़ा गंदा ब्लड और उल्टी तरफ आता है बड़ा अच्छा ब्लड। इतनी चीजें हम लोग ने याद करी। अब एक चीज और ध्यान दो, इसमें ना, अब जैसे यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, उस वॉल्व को आप समझ सकते हो, कह दो एक तरह का दरवाजा प्रेजेंट होता है ना। जैसे कि आपके घर पे कमरे हैं तो उनके बीच बीच में दरवाजे लगे हैं, उसी तरह राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक गेट है, एक दरवाजा है, चाहे तुम स्लाइडर वाला दरवाजा कह लो, चाहे ऐसे लात मार के खोलने वाला, जो भी, एक दरवाजा प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैम ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड। अब ये ट्राइकस्पिड भैया कैसे याद रखेंगे? अब ये ट्राइकस्पिड कैसे याद रखेंगे? ट्राइकस्पिड आप इस तरह से याद रखोगे, राइट माने सही, ट्रू मतलब सही, दैट मीन्स ट्राइकस्पिड। राइट माने सही, ट्रू माने सही, दैट मीन्स ट्राइकस्पिड। तो हमेशा याद रखना है कि राइट तरफ होगा ट्राइकस्पिड। क्यों? क्योंकि राइट माने सही, ट्रू माने सही, इसलिए ट्राइकस्पिड। अब लेफ्ट तरफ क्या आ जाएगा? तो जो राइट तरफ है वो लेफ्ट तरफ दोबारा तो होगा नहीं, तो लेफ्ट तरफ होगा बाइकस्पिड। किसको किसको क्लियर है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होता है? फटाक से बताइए, कमेंट करिए, फटाक से बताइए। कमेंट करिए, ट्राइकस्पिड। ओके, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है दैट इज ट्राइकस्पिड। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है दैट इज बाइकस्पिड। तो हमने काफी सारी चीजें पढ़ी कि भाई इंसान के दिल में 4 चेम्बर होते हैं। फिर हमने पढ़ा ऊपर वाले को हम एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि राइट तरफ बड़ा अच्छा है तो यहाँ पे बड़े गंदे लोग आएंगे, और लेफ्ट तरफ बड़ी बड़ी गंदी है तो यहाँ बड़े अच्छे लोग आएंगे। इतनी चीजें हम लोग ने पढ़ ली। फिर हमने बताया यहाँ एक दरवाजा है, इस दरवाजे का नाम ट्राइकस्पिड है। फिर मैंने बताया यहाँ एक दरवाजा है और इस दरवाजे का नाम है बाइकस्पिड। अब ये चीजें बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, जैसे कि आप ये देखो, यहाँ पे जगह, रुको, ये देखो, ये स्ट्रक्चर देखो, ये बना है स्ट्रक्चर ट्राइकस्पिड वॉल्व का, और ये स्ट्रक्चर है बाइकस्पिड वॉल्व का। देख रहे हो, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व का स्ट्रक्चर ऐसे थोड़ा सा दिख रहा है, और ये क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व का स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये देखो, ये भी वॉल्व प्रेजेंट होती हैं, एरोटिक वॉल्व, और ये है पल्मोनरी वॉल्व, अभी मैं आपको बताऊंगी। देखिए नेक्स्ट, देखिए अब नेक्स्ट आपको एक कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि जो हमारी, अच्छा इधर का भी कोई पढ़ना मत, जो मैं पढ़ा रही हूँ भी बस वही देखना, कि जो आर्टरीज होती है ना,
वैसे तो मैं ये चीज याद करने के लिए बता रही कि जो आर्टरीज हैं जैसे कि एरोटा, ठीक, तो आर्टरीज लेके तो जाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जनरली आर्टरीज लेके जाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस बात को कहीं नोट डाउन कर लो। आर्टरीज लेके तो जाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स लेकर तो जाती हैं भैया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये चीज हमको पता है कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। लेकिन जैसे कि तुम्हें पता है दुनिया में क्या भरा पड़ा है, एक्सेप्शनल केस, उसी तरह यहाँ पर भी एक आता है एक्सेप्शनल केस जिसका नाम है पल्मोनरी दीदी। ठीक है, तो पल्मोनरी दीदी को तुम लोग पल्मोनरी का नाम तुम लोगों ने सुना है कभी? पल्मोनरी का नाम यस सुना सर। है? यस मैम। पल्मोनरी दीदी का नाम सुना है? नहीं सुना क्या? यस मैम। यस मैम। हाँ, पल्मोनरी आर्टरी एंड यस मैम। पल्मोनरी वेन। तो मैंने बताया कि आर्टरी का काम है मैं लेके जाऊंगा अच्छा वाला ब्लड, और वेन कहती है ठीक है तुम अच्छा वाला चीज ले जाओ, मैं तो लेके जाऊंगा गंदा वाला ब्लड। लेकिन यहाँ पर एक और आर्टरी आई जिसका नाम था पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ने आर्टरी से बोला कि भाई तुम तो लेके जाओ गंदा वाला ब्लड, लेकिन मैं इतने बुरे काम नहीं करता, तो मैं एक्सेप्शनल बन जाऊंगा और मैं अच्छा ब्लड ही लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो नहीं सॉरी, गंदा ब्लड लेके जाऊंगा, गलत बोल दिया। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड लेके जाएगी, कहानी मेरी पूरी चेंज हो गई। कहानी ये चेंज हुई कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड लेके जाती हैं, आर्टरीज हैं अच्छी, मैंने उल्टा बता दिया, पर पल्मोनरी आर्टरी क्या है, बुरी। वो कहेगी तुम करो भाई अच्छा काम, मैं तो करूंगा बुरा काम। तो आर्टरीज लेके गई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसी तरह वेन्स लेके जाएंगी डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन जो पल्मोनरी वेन होगी वो लेके जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब मैंने आपको जो जो पढ़ाया ना एक बार हम रिवाइज कराते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया हार्ट में होते हैं 4 चेम्बर। ऊपर वाले को क्या बोलते हो, एट्रिया, ए फॉर एप्पल। नीचे वाले को क्या बोलते हो, वेंट्रिकल, वी फॉर वैन। फिर मैंने बताया राइट तरफ है बड़ी अच्छी तो उधर आएगा बड़ा खराब ब्लड, लेफ्ट तरफ है बड़ी गंदी तो उधर आएगा बड़ा अच्छा ब्लड। फिर मैंने आपको बताया राइट तरफ और राइट के बीच में जो एक दरवाजा है वो है ट्राइकस्पिड, और फिर मैंने बताया कि जो लेफ्ट की तरफ दरवाजा है वो है बाइकस्पिड। नेक्स्ट आप देखो, मैंने आपको बताया कि आर्टरीज लेकर तो जाती हैं ऑक्सीजनेटेड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी है एक बड़ी गंदी जो लेके जाएगी डीऑक्सीजनेटेड। उसी तरह वेन्स लेकर तो जाती है डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन हमारी जो पल्मोनरी वेन है उसको बुरा काम करना पसंद नहीं है तो वो लेके जाएगी ऑक्सीजनेटेड। किसको किसको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है वो थम्स अप दे, तो हम लोग आगे की नई चीज शुरू करते हैं। थम्स अप करिए, क्लियर है। किसको किसको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है भाई? स्पैम करने की जगह बेटा थम्स अप ही दे दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमें एट्रिया समझ गए, वेंट्रिकल समझ गए, वॉल्व समझ गए, उसके बाद हम ये भी समझ गए कि कौन सा ब्लड किधर जाता है, और आर्टरीज और वेन्स का फंक्शन भी क्या होता है हमको ये भी समझ में आया। अब देखो मैंने ये जहां पे डायग्राम बनाया था वहां पर देखते हैं, कहाँ बनाया था डायग्राम, यहाँ पे, ये देखो इधर। ठीक है, विजिबल है ना ये अच्छे से? ठीक, अब इधर देखो, तुम्हें पता है कि जो गंदा वाला ब्लड है, ठीक है, तुम्हें पता है पहले जो गंदा वाला ब्लड है वो राइट तरफ आ रहा है। अच्छा, मैंने अभी बताया कि यहां से यहां नहीं जाएगा, यहां से यहां नहीं जाएगा, यहां से केवल और केवल यहां जाएगा। राइट, मैंने आपको बताया यहां से यहां नहीं जाएगा, यहां से यहां नहीं जाएगा, यहां से केवल यहां जाएगा। दैट मीन्स यहां से केवल यहां जाएगा। राइट, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, यानी ए फॉर एप्पल से वी फॉर वैन में जाएगा, तो राइट एट्रियम से कहा जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक, इतनी चीज क्लियर है? क्लियर है ये सब कि राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, यानी कि यहां से यहां नहीं जाएगा, यहां से यहां नहीं जाएगा, यहां से केवल यही जाएगा। अब रास्ते में अगर घर जाना है तो तुमसे क्या कहा जाता है, सीधा घर आना। यही कहते हैं ना घर पे कि स्कूल जा रहे हो लेकिन सीधा घर आना। सीधा घर आने का मतलब क्या है, रास्ते में इधर भी रास्ता है, रास्ते में इधर भी रास्ता है, मुड़ मत जाना कहीं, किसी दोस्त क्या मत चले जाना, सीधा घर आना। तो उसी तरह वेंट्रिकल एट्रिया से बोलता है ब्लड को सीधा मेरे पास भेजना।
उसे घुमाने की उसको जरूरत नहीं है, सीधा तुम मेरे पास भेज देना। तो एट्रिया ने बोला ठीक है, मैं ब्लड को सीधा तुम्हारे पास भेज देती हूँ। अब ब्लड कैसे आएगा, किस गेट को क्रॉस करके आएगा, ब्लड कैसे आएगा, ब्लड किस गेट को क्रॉस करके आएगा, ब्लड आएगा ट्राइकस्पिड वॉल्व को क्रॉस करके। मैंने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं बताया, जो पढ़ा रहे हैं ना यही पढ़ा रहे हैं, अभी यही पढ़ाया है बस, तो परेशानी की कोई बात नहीं है, सब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो राइट साइड से, राइट एट्रिया से गंदा वाला ब्लड आ गया वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल के पास ये रहेगा नहीं, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अगर कोई चीज सपोज करो आपके अंदर बुराई है, ठीक, और आपको पता है आप बुरे हो, है ना, आपके अंदर बुराई नहीं कहो, आपके अंदर कोई कमी है, जैसे डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ऐसे समझो, तो वो कितनी देर तक बुरा रहना चाहेगा, थोड़ी देर तक ना, फिर सोचेगा कि चलो यार सब अच्छे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, तो चलो मैं भी यार कुछ अच्छा काम कर ही लेता हूँ। जैसे आप 10 दिन नहीं पढ़े, है ना, या समझ लो 2 दिन नहीं पढ़े, और आपका दोस्त मार टेस्ट पेपर लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, तो आप क्या सोचोगे कि यार चलो यार इतना लगा रहा है, चलो मैं 1 ही घंटा बैठ के पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा आपके अंदर थोड़ा सा चीजें आएगा, है ना। अंशिका यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ मेरे को आवाज तो नहीं आई, आई थिंक नहीं हो ऑडिबल आप लोग। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन ना? यस मैम। मैम। मैं तो यस हूं ना मैम। ऑडिबल। हाँ मैम बताओ, मैम आपको कैन यू हमारी हियर आवाज अस? आ रही है? मैं ऑडिबल हूँ? पता चले मैं सब बोल दूं आवाज ही ना आए, है एम आई ऑडिबल? अरे थम्स अप ही दे दो, ऑडिबल नहीं हो गया। अच्छा ओके, यस आई एम नॉट एबल टू हियर यू पीपल, मुझे आवाज नहीं आ रही तुम लोग की। कोई नहीं, तुम लोग कमेंट कर देना, मैं कमेंट पढ़ लूंगी, ठीक है, आप कमेंट करना, मैं भी कुछ ग्लिच होगा, मैं पढ़ ली हूँ कमेंट सबका, तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, जो भी क्वेश्चंस है वो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। देखो, तो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल पे, तो मैं कोई कहानी सुना रही थी शायद, हाँ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वाली। तो डीऑक्सीजनेटेड भाई राइट वेंट्रिकल में कितनी देर रहेगा, कुछ देर रहेगा, उसे लगेगा यार मैं कितना नालायक हूँ यार, मुझे भी थोड़ा सा ऑक्सीजन ले लेना चाहिए, कुछ काम तो मुझे भी करना चाहिए। तो राइट वेंट्रिकल के पास आएगी एक आर्टरी, राइट वेंट्रिकल के पास से निकलेगी एक आर्टरी, जिसका नाम है, इसके एरो को उधर कर दो, जिसका नाम है पल्मनरी आर्टरी, जिसका नाम क्या है, पल्मनरी आर्टरी। तो यहां से आएगी पल्मनरी आर्टरी, और ब्लड को लेकर कहाँ जाएगी, आपको ये चीज पता होगी कि ब्लड को ऑक्सीजन कौन देता है, ब्लड को ऑक्सीजन देते हैं लंग्स भैया, ठीक है। तो पल्मनरी आर्टरी कहेगी अरे रो मत, इतना रोने धोने की जरूरत नहीं है, आओ मेरे साथ चलो, लंग्स तक लेके चलता हूँ या चलती हूँ, वॉट एवर, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी ब्लड को लेके चली जाएगी लंग्स में। अब लंग्स में भरा हुआ है ऑक्सीजन, तो लंग्स से ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, लंग से ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। अब वहां पर ब्लड कहेगा भाई मुझे अच्छा बनना था, अच्छा बनना था, मैं तो अच्छा बन गया, लेकिन अब अच्छा बन के करूं क्या, कुछ रिजल्ट भी तो मिलना चाहिए। तो उसको पल्मोनरी वेन कहेगी ऐसे बैठे मत रहो, बैठे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, अब पढ़ लिया है, सारी चीजें याद कर ली हैं, तो चलो अब टेस्ट तो दो। टेस्ट देने का मतलब है लेफ्ट एट्रियम तक तो जाओ। तो अब क्या होगा, लंग्स से पल्मोनरी वेन ब्लड को लेकर आएंगी लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। जैसे कि गंदा वाला ब्लड इधर से इधर गया, उसी तरह अच्छा वाला ब्लड भी इधर से इधर जाएगा, और यहां से ब्लड को उठा लेगा कौन, एरोटा, ब्लड को उठा लेगा कौन, एरोटा, जो कि पूरी बॉडी में ब्लड को दे देगा। किसको किसको ये समझ आया, मैं फिर से रिपीट करूंगी, मैं फिर से रिपीट करूंगी। पहले बता दो किसको किसको समझ आया। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। मैंने बनाया था 4 चेम्बर, मैंने बनाया था 4 चेम्बर, जो कि लोगों को लग रहा था लंग्स, पर मैं बना रही हूँ दिल। तो ये था राइट एट्रियम, ये था राइट वेंट्रिकल, ये था लेफ्ट एट्रियम, और ये था लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको मैंने बता दिया कौन सा दरवाजा किधर है, मैं वो दरवाजे के नाम नहीं लिख रही, आपको मैंने बता दिया कौन सा ब्लड किधर आएगा, मैं वो भी नहीं लिख रही। ये आपको अपने माइंड में रखना है कि हाँ राइट है अच्छा तो इधर आएगा खराब, लेफ्ट है बुरा तो इधर आएगा अच्छा, राइट माने सही, ट्रू माने सही, तो ट्राई कस्पिड, बाई इधर क्या हो जाएगा, बाई कस्पिड। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि आर्टरीज लेके जाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी है
एक्सेप्शनल जो लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसी तरह वेन्स लेके जाती है कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन पल्मोनरी वेन है बड़ी अच्छी, वो लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बात ये आती है कि ये जो प्रोसेस चल रहा है दिल वाला, ये होगा कैसे, तो पहले इधर समझ लो, फिर मैं एक अपने तरह से भी समझाऊंगी। ये है लंग्स और ये है आपके बॉडी पार्ट्स, ठीक है, सपोज करो ये है लंग्स और ये है आपके बॉडी के पार्ट्स। तो अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से ये देखो कि जो भी वेन्स हैं, यानी कि जो वेना कावा है, पोस्टीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, आपने इन लोग इसके नाम सुने होंगे। लंग्स डोंट हैव फोर चेम्बर, बेटा लंग्स में 4 चेम्बर्स नहीं होते। आई एम टॉकिंग अबाउट हार्ट। इसका जो स्ट्रक्चर है वो शायद थोड़ा सा लंग्स की तरह दिख रहा है, बट मैं हार्ट, मैंने ये हार्ट बनाया भाई, इसमें दिल है, ये प्लीज, दिस इज हार्ट, दिस इज दिल, ओके। तो अब तुम्हें याद रहना चाहिए मैंने दिल बनाया हुआ है, ये लंग्स नहीं है, ठीक है, दिल है, ठीक। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ लंग्स और बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे थे। अब बॉडी पार्ट्स में क्या होता है कि बॉडी पार्ट्स से कह सकते हो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी मतलब जा रहा है आपके राइट एट्रियम में, ठीक है। बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि आपकी बॉडी में तो गंदा खून बनेगा ना भाई, जो भी काम करोगे, जो भी आपके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, जो भी ब्लड होगा वो एक तरह से गंदा हो जाएगा, ठीक। तो वो गंदा ब्लड जाएगा कहाँ, मैंने आपको बताया कि हार्ट कहता है तुम्हें कहीं भी जाना है, तुम्हें ऊपर जाना है, तुम्हें नीचे जाना है, तुम्हें कहीं भी जाना है, प्लीज मेरे पास होते हुए जाओ, ठीक है। तो हार्ट क्या है, दिलदार आदमी है ना भाई, तो कहता है प्लीज किसी से भी मिलने जाओ, मुझसे पहले मिल लो यार, ठीक है, मुझसे मिल लो उसके बाद जाना, ठीक। तो उसी तरह बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, भैया कपड़े वपड़े पहन के बढ़िया मस्ती से निकला, तो हार्ट ने कहा अरे यार कैसे, मुझसे मिले भी ना जाओगे क्या, उसने कहा नहीं मैं आ रहा हूँ। तो उसने कहा किधर आओगे पता है, मेरे पास चार दरवाजे हैं मेरे घर के, तुम आओगे किधर। उसने कहा अरे भाई मुझे पता है कि राइट तरफ आना है, ठीक है, मुझे पता है कि राइट तरफ आना है, ठीक है। तो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले चला जाएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से एट्रियम कहेगा, वेंट्रिकल कहेगा मेरे पास भेजो, तो चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ पर जो ब्लड जा रहा है ये बेटा है डीऑक्सीजनेटेड, ऐसे डी डी लिख दो इसके आगे, कैसा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ से जो ब्लड जाएगा वो भी अभी कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। पेन का कलर करते हैं चेंज तो लगेगा पढ़ने में सुंदर, ठीक है, रेड कलर यूज करते हैं, आफ्टर ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्ट विच इज रेड इन कलर, है ना, ऐसा वाला रेड कलर का होता है ना। देखो तो ये बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया, राइट एट्रियम में चला गया, फिर कहाँ चला गया, राइट वेंट्रिकल में चला गया। लेकिन अब इसे वेंट्रिकल से निकलना है, क्यों, क्योंकि इसे ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो इसको यहाँ से कौन निकाल के लंग्स तक लेके जाएगा, जल्दी से बताओ, कौन निकाल के लंग्स तक लेके जाएगा, पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी आर्टरी निकाल के लंग्स तक लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी इसको लंग्स तक लेके जाएंगी। अब लंग्स में जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड, लंग्स में जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद यहाँ पे जाएगा किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू, किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू। फिर यहां से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल और यहां से इसको लेके जाएगा एरोटा पूरे बॉडी पार्ट्स में। फिर से एक बार समझने की कोशिश करो, देखो पहली चीज ये कि, थैंक यू बेटा, पहली चीज ये कि बॉडी पार्ट्स में क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है इकट्ठा, जो भी काम हो रहा है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हुआ। अब बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सोच रहा है कि चलो यार मुझे ऑक्सीजन लेने चलना है, चलो यार कपड़े वपड़े पहन लिए, शॉल और डाल ली, चलो ऑक्सीजन लेने चलता हूँ। बीच में कौन खड़ा है, बीच में खड़ा है हार्ट, कह रहा है भाई कहाँ जा रहे हो, मुझसे मिलके जाओ, ठीक है। तो ये वाला जो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा वो पहले चला जाएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में क्यों जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके। तो कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के पास कौन खड़ा है, राइट वेंट्रिकल के पास खड़ा है पल्मोनरी आर्टरी। कहता है कि भाई मैंने बड़े अच्छे काम कर लिए, आर्टरी हूं मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, मैंने बहुत अच्छे काम कर लिए, चलो थोड़ा मैं ना एक तरह से तुम्हारा भला करने की सोच रहा हूँ, कर तो मैं गलत काम रहा हूँ, डीऑक्सीजनेटेड चीज को लेके जा रहा हूँ, लेकिन चलो मैं तुम्हारा भला कर देता हूँ। तो इसने पूछा भाई कैसे भला करोगे मेरा, इसने कहा मैं तुम्हें लंग्स तक लेके चलता हूँ। उसने कहा अच्छा यार ये लंग्स कौन है, अभी तक तो मुझे हार्ट पता था, लंग्स कौन है। तो इसने बताया कि लंग्स तुम्हें ऑक्सीजन देगा, लंग्स तुम्हें क्या देगा, ऑक्सीजन। तो लंग्स ने दी ऑक्सीजन, पल्मोनरी वेन ने कहा ऑक्सीजन मिल गई ना, हो गया ना, पल्मोनरी आर्टरी का साथ छोड़ दो, चलो मेरे साथ।
लेफ्ट एट्रियम में लेके गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में लेके गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा पूरी बॉडी में ब्लड को लेकर चली जाएगी। अब इसमें यहाँ पे एक चीज और है कि जिस तरह यहाँ पर वॉल्व होता है उसी तरह यहाँ पर भी वॉल्व होता है। बेसिकली दरवाजे का काम है ब्लड फ्लो को पीछे न जाने देना, यानी कि वापस से ब्लड पीछे ना चला जाए, इसलिए वो बंद हो जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी वॉल्व प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि यहाँ पर राइट तरफ होंगी पल्मोनरी और इधर होगा एरोटिक। ठीक है, इतनी चीजें किसको किसको अच्छे से क्लियर हैं? किसको किसको ये चीज अच्छे से क्लियर है? देखो ये एक ऐसा चैप्टर है कि आराम आराम से धीरे धीरे से नहीं पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आएगा। मैं पूरी चीजें समझा दूं, है ना, पूरा मैं नोट्स ऐसे रीड करती जाऊं, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक तुम्हें ये चीज नहीं समझ आएगी कि राइट तरफ क्या है, लेफ्ट तरफ क्या है, राइट तरफ क्या जा रहा है, कौन क्या लेके जा रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा। दूसरी चीज देखो, यहीं पर एक चीज और समझ लेते हैं कि अरे ओके सॉरी, देखो यहीं पर एक चीज और समझ लेते हैं कि जो सर्कुलेशन होता है ना वो दो तरह का होता है। ठीक है, ये तो मुझे दिख ही नहीं रहा है किस कलर का लिख रही हूं मैं। हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो जो सर्कुलेशन है ना वो दो तरह का होता है, एक होता है पल्मोनरी और एक होता है सिस्टमिक। एक होता है पल्मोनरी और एक होता है सिस्टमिक। ब्लू पेन ज्यादा अच्छा था, चलो उसे से लिखते हैं। ठीक है, एक है पल्मोनरी, एक है ये। अब यहां पर बना दो दिल, ये बन गया दिल। ठीक है, ये बना दिया मैंने हार्ट। अरे ये तो और ही गंदा बन गया, ये वो कह रहा है, रुको जस्ट वेट। ठीक है, ये बना दिया मैंने हार्ट। अब यहां पे बना दिया मैंने लंग्स, और यहां पे मैंने बना दिए बॉडी पार्ट्स। ध्यान से समझना, देखो लंग्स और हार्ट के बीच की बातचीत चलेगी तो इस टाइप ऑफ सर्कुलेशन को कहोगे पल्मोनरी, इस टाइप ऑफ सर्कुलेशन को क्या कहोगे? पल्मोनरी। लेकिन बॉडी पार्ट्स और दिल की बात चलेगी तो इस टाइप के सर्कुलेशन को कहोगे सिस्टमिक, इस टाइप के सर्कुलेशन को क्या कहोगे? सिस्टमिक। तो दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, पल्मोनरी और सिस्टमिक। पल्मोनरी का मतलब है कि लंग्स और दिल की बातें, और इसका मतलब है कि बॉडी पार्ट्स और दिल की बातें, उसको बोलोगे आप सिस्टमिक। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछने वाली हूँ, उसके बाद मैं ब्लड की बातें बताऊंगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पहले आपसे मैं पूछूंगी, उसके बाद मैं आपको ब्लड की बातें बताऊंगी। रेडी हो सब? हाँ यार मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आई नो, कोई बात नहीं, ये बोलने वाली बात नहीं थी, मुझे पता है नहीं अच्छी है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, चलो क्वेश्चंस बताना। हाँ, सबसे पहले बताओ कि ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर बताए मैंने आपको? ह्यूमन हार्ट में मैंने आपको कितने चेंबर बताए? फटाक से बताओ। 4 बताए। ठीक है, ऊपर वाले चेंबर्स को आप क्या बोलते हो? अरे ऊपर वाले चेंबर्स को आप क्या बोलते हो? ऊपर वाले चेंबर्स को आप बोलते हो एट्रियम, और नीचे वाले चेंबर्स को आप बोलते हो वेंट्रिकल। अच्छा ये बताओ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर की तरफ आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर की तरफ आता है? बता दो फटाक से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर आता है, किधर आता है, किधर आता है? राइट साइड आता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट साइड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट साइड। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक दरवाजा है, उस दरवाजे का क्या नाम है? उस दरवाजे का नाम क्या है? ट्राइकस्पिड। उस दरवाजे का नाम है ट्राइकस्पिड, और उधर वाले का नाम है बाइकस्पिड। ठीक है, अब मुझे बताओ कि पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड लेके जाती है और कहाँ लेके जाती है? पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड लेके जाती है और कहाँ लेके जाती है? पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और लंग्स तक लेके जाती है। पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड लेके जाती है और कहाँ तक लेके जाती है? पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड लेके जाती है और कहां तक लेके जाती है? पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और कहां तक लेके जाती है ये? लेफ्ट एट्रियम तक। कहां तक लेके जाती है? लेफ्ट एट्रियम तक। तो हमने बेसिक चीजें जितनी भी हार्ट की थी वो क्या कर ली? कवर। अब दूसरी चीज समझो कि हार्ट बीट क्या होता है ना। हार्ट बीट का मतलब है जब तुम्हारा एट्रिया, एट्रिया क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि जब जैसे कि ये वाटर बॉटल देखो, ठीक है, ये वाटर बॉटल ले लो, अगर मैं इसमें पानी भर दूं, रुको भरती हूँ, ठीक है,
देखो अब तुम समझ लो कुछ टाइम के लिए, इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। ये तुम समझो कि इधर का हिस्सा तुम्हारा, यहाँ ये तुम्हें पिंक वाला ये दिख रहा है ना, इसमें ये वाली लाइन एक ले लो, पास आ जाऊं ऐसे, देखो इधर ये वाली लाइन ले लो, तो इधर तुम सोचो ये है एट्रियम और ये है वेंट्रिकल। अब अगर तुम इसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या करोगे, ऐसे इसको दबाओगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो एज यू कैन सी धीरे धीरे वाटर क्या हो रहा है, इस लाइन से ऊपर जा रहा है ना। इधर से भी करके देख लो, अगर आप इसे यूं कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वाटर का लेवल क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो उसी तरह एट्रीज आर्टरीज क्या कर, एट्रियम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये देखो डायग्राम जहां बना है, ये जो एट्रियम वाला पार्ट है ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड नीचे जाता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड कहाँ जाता है, नीचे जाता है। अच्छा ब्लड नीचे कैसे जाएगा, खुद सोचो कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो दरवाजे हैं भाई उसमें बड़ा प्रेशर आएगा। अभी तुम अपने घर के दरवाजे को ऐसे बार बार पैर मारो, लात मारते रहो या घूसा मारते रहो, तो दरवाजा अल्टीमेटली खुल जाएगा ना, राइट। ठीक है, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो इन द सेम वे कि जब ये जो एट्रिया है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद ब्लड इधर और इधर चला जाएगा, उस टाइम पे ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। ये कहेगा हे भगवान इतनी देर से ब्लड मेरे पास था, चलो यार बला टली, थोड़ी देर के लिए तो गया, उसको पता है कि थोड़ी देर के लिए ही गया है, वापस से आ जाएगा। Always this happens with me. देखो तो यहां से क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लड इधर गया, थोड़ी देर के लिए यहां गया, जब ब्लड इधर गया तो ये एट्रियास कैसे हो गए, रिलैक्स हो गए। पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ फिर रिलैक्सेशन हुआ। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वापस से ब्लड क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, दिस इज ओनली हार्ट बीट, है ना। ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है यही आपका क्या है, हार्ट बीट है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन, हार्ट के बाद आई होप ये सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। बाकी चीजें हम नोट से रीडिंग करके कंप्लीट करेंगे। अब चलो ब्लड की बात करते हैं, ठीक है। इतनी सारी बातें कर ली कि हाँ हार्ट करता क्या है, हार्ट किसको पंप करता है, हार्ट इज जस्ट बिहेव लाइक अ पंपिंग ऑर्गन, पंप की तरह काम करता है। कोई भी जा रहा है तो उससे कह रहा है भाई मैं खड़ा हूँ, पहले मुझसे मिलो, मैं इस घर का सबसे मुखिया हूँ, मुझसे मिलो फिर आगे जाओ, मुझसे मिलो फिर आगे जाओ, मुझसे मिले बिना तुम्हें कहीं नहीं जाना। लेकिन अब जा कौन रहा है, हमें उसकी बात करनी है कि भाई हमें ये तो समझ आ गया कि हार्ट से मिलकर सब जा रहे हैं, लेकिन हार्ट से मिलकर जाएगा कौन, तो हार्ट से मिलकर जा रहा है ब्लड। कौन जा रहा है, ब्लड जा रहा है। तो अब हमें ब्लड की बात करनी है, ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड कैसा है, कितना अच्छा। देखो हार्ट इतना अच्छा ऑर्गन है तो भाई ब्लड की भी बहुत सारी बातें होंगी। चलो यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छी खासी जगह है यहाँ पे। तो देखो ब्लड की बात करनी है हमको, ठीक है। जब हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में, ब्लड क्या है, खून ना। जैसे आप अब यहाँ पे किसी को सपोज काट वट लूं हाथ, ऐसा मैं नहीं करूंगी, बट सपोज करो, वो मैं ऐसा एक्सपेरिमेंटल दिखा भी नहीं सकती पढ़ाते वक्त, इतना भी वो नहीं है। तो यहाँ से ब्लड निकलेगा, है ना। तो उस ब्लड में होता क्या क्या है, ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, हर चीजों का अलग फंक्शन होता है। तो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन से प्रोटीन्स कहाँ प्रेजेंट है, किस प्रोटीन का क्या फंक्शन है। और आपको ये भी पढ़ना है ब्लड कोगुलेट कैसे करता है, किस तरह से खून रुक जाता होगा तो आगे नहीं बहता होगा, वो पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम ब्लड ग्रुप के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ब्लड के बाद स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड में बेटा आप ये देख सकते हो कि 50 टोटल हर चीज कितनी परसेंट होती है। कोई भी चीज जब हम पढ़ाते हैं तो आप मैथ्स वैथ्स पढ़ते होगे तो आपको पता होगा हर चीज होती है 100% के उससे देखते हैं। तो 55% ब्लड में होता है प्लाज्मा। अब बात आती है कि मैम ये प्लाज्मा कौन है, इसको तो मैंने कभी नहीं देखा। भाई मैंने रेड ब्लड सेल सुना, WBC सुना, प्लेटलेट सुना, प्लाज्मा कौन है, मैं नहीं जानता प्लाज्मा को, क्या आप मुझे बताओगी। हाँ आई विल टेल यू। देखो ब्लड में होता है प्लाज्मा, कितना परसेंट होता है, 55। तो तुम पहले ब्लड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है, जस्ट डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। ब्लड में 55% होता है प्लाज्मा, वेयर एज 45% होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। 45% होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। अभी मैं बता रही, घबराना नहीं है, एकदम साधारण से आपको समझाएंगे कि होता क्या है।
देखो, तो ब्लड में 55% हो गया क्या, 55% है प्लाज्मा और 45% है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में वही भाई बड़ी हाई फाई चीजें, फॉर्म्ड नाम से नहीं लग रहा है, प्लाज्मा इज लाइक अ बड़ा सा फुद्दू सा नाम, बट फॉर्म्ड एलिमेंट इज लाइक बिग नाम। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में बड़ी सारी चीजें, इराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। तो व्हाट इज दिस इराइथ्रो ल्यूको थ्रोम्बो? अरे भाई ये रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का ही अच्छा एक नाम दे दिया गया है, ठीक है। जैसे कि हमारा घर का नाम क्या होता है, अरे मुन्नी, अरे गुड़िया, इधर आ जाओ, लेकिन बाहर का नाम क्या है, आकांक्षा, अहाना, राइट। तो उसी तरह आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बाहर का नाम क्या है, इराइथ्रोसाइट, बाहर का नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। तो थोड़ा सा अच्छा लगे लोगों को सुनने में, तो इनके नाम अलग अलग दिए गए हैं, बट ये है क्या, वही आरबीसी डब्ल्यूबीसी है वही मुन्नी गुड़िया, लेकिन बाहर का नाम क्या है, इराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है कि ब्लड में 55% मैंने आपको बताया प्लाज्मा होता है। अब ये प्लाज्मा बिल्कुल ना ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड लाइक होता है, कह सकते हो कि प्लाज्मा में 90 से 92%, सॉरी 90, 92% तो भाई इसमें होता है केवल और केवल वाटर। यानी कि जो प्लाज्मा है इसमें, सब लोग पढ़ रहे हो ना, वो गायब गायब से लग रहे हो ना, किसी को कमेंट आ रहा है ना, कोई कुछ बोल रहा है ना, कोई कुछ पूछ रहा है, गायब तो नहीं हो गए सब? ओके, ठीक ठीक है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा 55% है, प्लाज्मा में 90 to 92% क्या होता है, वाटर होता है। और जो बचा हुआ परसेंट है ना, 7 से 8%, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, और केवल एक तरह का प्रोटीन नहीं होता, 3 तरह के होते हैं, फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन। इसके बारे में आपको इतना डिटेल में नहीं समझना, लेकिन हर प्रोटीन का क्या होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कि आप कह सकते हो फाइब्रिनोजेन, ये आपके ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन, इसका अलग फंक्शन है। ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन आपका ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब वाटर और आयनिक बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन रखता है बॉडी में। तो प्लाज्मा भाई इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा ब्लड का पार्ट है, भाई 55% ब्लड में प्लाज्मा होता है, दैट मीन्स प्लाज्मा इज इंपॉर्टेंट। अगर प्रोटीन्स नहीं होंगे, ऐसे प्रोटीन्स नहीं होंगे जो खून को रोक सके, तो अगर धड़ से हमें चोट लगे, खून बह रहा है, तो वो बहता चला जाएगा ना, रुकेगा नहीं। क्योंकि फाइब्रिनोजन कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा में, और ये एक ऐसा प्रोटीन है जो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और पता है एक चीज बड़ी मजेदार है, कि तुम्हें ये मैं बताती हूँ, कि अगर प्लाज्मा में ये जो फाइब्रिनोजन वाला मैंने प्रोटीन बताया था ना, फाइब्रिनो, मैंने बताया था ना कि प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम फाइब्रिनोजन होता है। तो अगर प्लाज्मा में ये प्रोटीन नहीं होगा, अगर प्लाज्मा में ये प्रोटीन नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे सीरम। इसको क्या बोलेंगे, ऐसे प्लाज्मा को बोलेंगे सीरम। सीरम लगाते हैं ना, विटामिन सी, रेटिनॉल, बालों का सीरम, खैर मुझे नहीं पता, इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ लगाते हैं। तो उसी तरह अगर प्लाज्मा में प्रोटीन नहीं है, प्लाज्मा से प्रोटीन फैक्टर, प्रोटीन वो फाइब्रिनोजन वाले प्रोटीन को हटा दो, एक सारे प्रोटीन को नहीं, केवल फाइब्रिनोजन वाले को हटा दो, तो प्लाज्मा कहलाएगा, प्लाज्मा नहीं, प्लाज्मा कहलाएगा मैं सीरम बन गया हूँ, मुझे मेरे से प्रोटीन निकाल दिया, ठीक है। तो प्लाज्मा से जब प्रोटीन को चुरा के निकाल के फेंक दोगे, तो प्लाज्मा कहेगा मैं सीरम बन चुका हूँ, ठीक है, क्लियर। माय वीडियो इज फ्रीज, मैं क्या फ्रीज हो गई हूँ गाइस? ओके, सोहा कह रही है मैं फ्रीज हो गई हूँ, देखो ऐसा तो यहाँ पे कोई टेम्परेचर भी नहीं है, नॉट फ्रीज्ड। ओके, ठीक है। तो प्लाज्मा में प्रोटीन हटाया, सीरम, हम सब कहोगे मैं समझ गए, सीरम समझ गए, बालों में लगाने वाला, फेस पे लगाने वाला। नेक्स्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट, ये जो मैंने अभी जैसा नाम बता दिया ना, फॉर्म्ड एलिमेंट में ये देखो, चलो यहाँ पे कहीं जगह ढूंढते हैं, वहां पढ़ते हैं, यहाँ पे मिल गई ना जगह हमको, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर ये जो ब्लड है, ब्लड में हमने प्लाज्मा की बात कर ली, अब हम आरबीसी की बात करेंगे। अरे हाँ, आरबीसी की बात करेंगे, क्या हो गया ये, डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे, और इसके बाद हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की। तो वी विल टॉक अबाउट आरबीसी, वी विल टॉक अबाउट डब्ल्यूबीसी एंड वी विल टॉक अबाउट प्लेटलेट। तो मैंने अभी आपको बताया आरबीसी का जो दूसरा नाम है, यानी कि आरबीसी घर का नाम है, आरबीसी है घर का नाम, और बाहर का नाम है इराइथ्रोसाइट। बाहर का नाम क्या है, इराइथ्रोसाइट। तो ये कहता है भाई घर में मुझे सब मुन्नी गुड़िया बुलाते हैं, बाहर मेरा एकदम खूबसूरत सा नाम है, मुझे उससे बुलाओ ना।
तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में होता है आरबीसी, और आरबीसी का जो नाम है वो है इराइथ्रोसाइट। अब आरबीसी का फंक्शन क्या है? आरबीसी का फंक्शन है कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। कैसे करता है? देखो, आरबीसी में एक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेसिकली बनता कैसे है? आयरन से बनता है। ठीक है, आपकी बॉडी में अगर आयरन की कमी है तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की भी अल्टीमेटली कमी हो जाएगी। आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है क्योंकि हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी कंटेन्स हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ चिपक जाता है, और चिपकने के बाद पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को टहला देता है, और टहला के कहाँ लेके जाता है? पहले हार्ट में लेके जाता है, फिर हार्ट सब कहीं ब्लड को लेके जाता है। तो आरबीसी का फंक्शन अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहोगे हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखो, तो आरबीसी क्या है? इराइथ्रोसाइट है। दूसरी चीज आता है डब्ल्यूबीसी। हाँ, अब देखो, डब्ल्यूबीसी क्या हो गया? व्हाइट ब्लड सेल। जैसे मैंने बताया, घर का नाम इसका क्या है? क्या रखूं अब, भूल गई हूं मैं, चलो गुड्डू रख देते हैं। तो बाहर का नाम क्या हो गया? ल्यूकोसाइट। ठीक है, बाहर का नाम क्या हो गया? ल्यूकोसाइट। अब ये जो है ना डब्ल्यूबीसी, ये क्या करेगा? जो भी एंटीबॉडीज हैं या जो भी आपकी बॉडी में कह सकते हो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उनसे क्या करेगा? लड़ाई करने का एक तरह से काम करेगा। नाउ प्लेटलेट्स का काम क्या है? तो प्लेटलेट्स का काम ये है कि क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। ठीक, अब ये क्लॉटिंग वाला कैसे होगा? कोगुलेशन। तो वो भी अभी हम पूरा क्या करेंगे यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, ल्यूकोसाइट। किसको किसको ये सारी बातें क्लियर हो गई? थम्स अप करो। ब्लड के बारे में क्या क्या समझ आया कि ब्लड में दो चीजें हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पहली चीज है प्लाज्मा, और दूसरी चीज क्या हो गई? फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा में क्या आता है? प्लाज्मा 90 to 92% कह सकते हो कि इसमें वाटर है, और 7 से 8% इसमें क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। अलग अलग प्रोटीन का अलग अलग काम है, लेकिन इसमें से एक प्रोटीन फाइब्रिनोजन हटा दोगे तो ये कहलाएगा सीरम। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट होता है कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स किस किस तरह के हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी ऑक्सीजन से इसका मतलब है, डब्ल्यूबीसी लड़ाई करने में काम करेगा, और प्लेटलेट्स खून को क्लॉटिंग, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में काम करेगा। क्लियर है? आगे बढ़े। 2 मिनट का मैं आपको टाइम दे रही हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछे, और फिर नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। नो बेटा, दैट सीरम इज नॉट मेड ऑफ ब्लड। वो तो बेटा नाम है ना, मतलब वो तो कॉस्मेटिक वाला प्रोडक्ट है, वो ब्लड से थोड़ी बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्या तुम लोग कितना कमेंट करते हो भाई। हाँ, चलो। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी पढ़ लिया हमने, और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया। अब ना कोगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्लड में आपने सबसे पहले पढ़ा आरबीसी के बारे में। आरबीसी को बोलते हैं इराइथ्रोसाइट। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा, डब्ल्यूबीसी को बोलते हो ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा, प्लेटलेट्स को बोलते हो, यहाँ पे चलो स्पेलिंग थोड़ा सा वो हो गया है, सही कर देते हैं। हाँ, प्लेटलेट्स को बोलते हो थ्रोम्बोसाइट। ये सब इनके घर वाले नाम और बाहर वाले नाम आपने लिख लिए। फंक्शन क्या है? ये ऑक्सीजन को भाई क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। इसका फंक्शन क्या है? एक तरह से फाइटिंग लिख लो, क्या करेगा? लड़ेगा। ठीक है, तो फाइटिंग लिख लो। और थ्रोम्बोसाइट क्या करेगा? क्लॉटिंग करेगा।
तो सबके अलग अलग क्या थे यहाँ पर फंक्शन थे। दूसरी चीज, आपकी बॉडी में जैसे ब्लड होता है फ्लूइड, उसी तरह का फ्लूइड होता है जिसको आप क्या बोलते हो, लिम्फ बोलते हो, है ना। लिम्फ बस कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि उसमें से आरबीसी हट जाते हैं। लिम्फ में से आरबीसी हटा दो तो वो कैसा हो जाएगा, सब तुम ऐसे समझो कि ब्लड में से आरबीसी हटा दो। ब्लड को रेड कलर कौन देता है? आरबीसी देता है। क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन जो है रेड पिगमेंट देता है, जिसकी वजह से उसका कलर रेड हो जाता है। बट अगर तुम उसमें से आरबीसी को हटा दो, आरबीसी को जब हटा दोगे ना, तो वो जो बचेगा वो तुम्हारे पास क्या होगा, लिम्फ होगा। तो तुम समझ सकते हो कि उसमें भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, जैसे ब्लड में है, बस आरबीसी को हटा के बाकी चीजें हैं। अच्छा, एक चीज मुझे और बतानी थी कि जो रेड ब्लड सेल होती है उसमें ना माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पावर हाउस ऑफ द सेल है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो जो भी ऑक्सीजन आरबीसी में है वो उसको यूटिलाइज करेगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एनर्जी बनाने के लिए उसको यूटिलाइज नहीं करेगा और दूसरे ऑर्गन्स मतलब दूसरे टिश्यूज में उसको ट्रांसपोर्ट होने देगा। ठीक है, तो ये एक चीज थी कि आरबीसी में इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, है ना। न्यूक्लियस शुरुआत में जब होता है लेकिन बाद में न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसीलिए आरबीसी को ई न्यूक्लिएटेड भी बोलते हैं। क्लियर है ये सारी चीजें? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ल्यूकोसाइट की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, उसको ठीक कर लेना, के लिख लो, तो इतना वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अब ये जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड है ये कैसे होता है, पहले ये समझ लो। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, देखो बस हमारा ये टॉपिक खत्म होने वाला है, उसके बाद हम वापस नोट्स पे आएंगे, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल से नोट्स का मैंने कुछ भी नहीं बताया आपको। हार्ट के बारे में बताई, हार्ट में कितने चेंबर है, हार्ट क्या करता है, किस ब्लड को फ्लो करता है, और थोड़ी सी बात हम ब्लड के बारे में कर रहे हैं। इसके बाद हम नोट्स पढ़ाएंगे। नोट्स में ऐसी चीजें लिखी हैं जो आपको लर्न करनी है, लर्न करने वाली है, और चीजें समझ चुके हो आप तो आपको जल्दी जल्दी चीजें याद हो जाएंगी। इंफीरियर वेना कावा क्या करता है, पोस्टीरियर वेना कावा क्या करता है, पोस्टीरियर वाले को इंफीरियर बोलते हैं, और जो एंटीरियर वाला होता है उसको सुपीरियर बोलते हैं। सुपीरियर यानी कि ऊपर के ऑर्गन से खून लेके जाना, इंफीरियर यानी कि नीचे के ऑर्गन से खून लेके जाना, और अल्टीमेटली राइट एट्रियम को दे देना। तो ये सारी बातें हम लोग नोट्स में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड में सपोज करो तुम्हें लग गई चोट। तुम्हें क्या लग गई? चोट। जैसे ही तुमको चोट लगेगी, ठीक है, जैसे मेरे हाथ में चोट लगा, दिखाऊं क्या? हाँ, जैसे चलो मेरे हाथ में लग गई चोट, ठीक है, तो चोट ऐसी वाली नहीं कि बस ऐसे ऐसे लात मार दी किसी ने, घूसा मार दिया, ये वाली चोट नहीं, बढ़िया वाली चोट लग गई। ठीक है, बढ़िया बढ़िया वाली चोट का मतलब है कि खून ऊन आने लगा। तो जब चोट लगती है ना, तो हमारे जहां पे इंजरी वाला जो पार्ट है उस टिश्यू से एक सब्सटेंस रिलीज होता है विच इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोकाइनेस। उसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेस। ठीक है, अब देखो ये क्या करता है, ये ना, ये सब्सटेंस कैल्शियम आयन के साथ मिलता है। ठीक है, कैल्शियम आयन के साथ मिलता है, और कैल्शियम के साथ मिलके प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है प्रोथ्रोम्बिन। प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोथ्रोम्बिन। और इस प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में। यहाँ पर कुछ नहीं समझना है, बस केवल नाम समझना है, यानी कि बस नाम याद करने हैं कि पहले इंजरी हुई तो ये वाला सब्सटेंस रिलीज हुआ, फिर उसके बाद इस सब्सटेंस ने प्रोथ्रोम्बिन, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था प्लाज्मा में, किसमें प्रेजेंट था? इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था, इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इतनी चीजें समझ आ रही है आपको? इतनी चीजें समझ में आ रही है? बेटा आरबीसी बड़ी छोटी सी होती है ना, तो इसलिए वो उसमें चीजें कमी होंगी ना, क्योंकि वो इतनी छोटी होती है ताकि हर एक कैपिलरी से पास कर सके, तो इसलिए उसमें मटेरियल कम होता है, इसलिए आरबीसी बहुत छोटी सी होती है साइज में। स्मॉलेस्ट सेल है हमारी बॉडी में आरबीसी। इतना समझ आया? पहले फालतू कमेंट सब कर रहे हो, ये तो बताओ ये समझ आ रहा है कि नहीं? बातें ही कर लो, एक काम करो, पढ़ भी लो थोड़ा सा। देखो, तो इंजरी हुई, थ्रोम्बोकाइनेज आया, थ्रोम्बोकाइनेज के बाद प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट था, और ये प्रोथ्रोम्बिन अब एक्टिव में हो गया कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में। तो समझ सकते हो कि कैल्शियम आयन इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और यहाँ पे विटामिन के का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है इस प्रोसेस में। दूसरी चीज है, अभी जो थ्रोम्बिन है
अब ये जो तुम्हारे में प्रोटीन प्रेजेंट था ना फाइब्रिनोजेन, जिसकी मैं बार बार बात कर रही थी कि हाँ फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट है, तो ये जो फाइब्रिनोजेन होता है ना ये होता है सोल्यूबल। सोल्यूबल का माने समझते हो? सोल्यूबल माने क्या है? पानी में चीनी डालोगे तो क्या होता है? चीनी घुल जाती है, तभी तो तुम पीते हो शिकंजी, है ना? पानी में चीनी डालते हो तो क्या होता है? अविनेंद्र भी इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि कलर ब्लाइंड मोर कॉमन क्यों है मेंस में, वुमेन्स में नहीं है, क्लास के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो। देखो, तो फाइब्रिनोजन कैसा होता है? सोल्यूबल। सोल्यूबल का मतलब है पानी में डालोगे चीनी तो क्या हो, घोलोगे तो क्या हो जाएगा? घुल जाएगी। तो इसी तरह ये कैसा है? सोल्यूबल। लेकिन फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में, ठीक है? फाइबर मतलब इसका नाम में देखो फाइबर आ रहा है, ये और ये ना इनसॉल्युबल होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कैसा होता है? इनसॉल्युबल। देखो नाम में क्या आ रहा है? फाइबर्स। फाइबर्स कैसे हैं? फाइबर जैसे कि तुमने वो खाया है संतरा, ऑरेंज खाया है? तो जब ऑरेंज खाते हो उसको छीलते हो तो उसमें से धागे जैसे जैसे व्हाइट व्हाइट जैसे जैसे डोरी जैसी लगती है ना? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लगता है। तो कुछ वैसे ही फाइबरस स्ट्रक्चर बनाता है, फाइबर ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना के एक जाल बना लेता है, जाल जैसा बना लेता है। और जब आरबीसी आती है ना इस जाल में तो आरबीसी इसमें फंस जाती है, यानी कि ये ऐसे करके इस तरह का ऐसे ऐसे जाल बना लेता है और इस जाल में आरबीसी क्या हो जाती है? फंस जाती है। तो इस तरह होता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इस तरह होता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। किसको किसको कोगुलेशन ऑफ ब्लड समझ आया? कैसे कि इंजरी हुई, थ्रोम्बोकाइनेस सब्सटेंस रिलीज हुआ, इसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन क्या हुआ, जो इनएक्टिव था प्लाज्मा में, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द थ्रोम्बिन, और उसके बाद फाइब्रिनोजेन जो कि सोल्यूबल था, थ्रोम्बिन उसको कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन में जो कि इनसोल्यूबल है, और यही एक थ्रेड लाइक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, और इस जाल में आके आरबीसी जाएगी फंस और खून जाएगा रुक, और नहीं होगी एक्सेसिव ब्लीडिंग। किसको किसको क्लियर है? तो हम सब करो। नेक्स्ट देखो, तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या चीजें कवर कर ली है? हम लोग ने इसमें क्या क्या चीजें पढ़ ली? हम लोग ने पहले हार्ट के बारे में पढ़ा, मैंने आपको बताया 4 चेंबर थे, 4 चेंबर में राइट एट्रियम, एट्रियम ऊपर की तरफ, और नीचे वाला वेंट्रिकल। राइट साइड है बड़ी अच्छी, तो इधर आएगा बुरा ब्लड, उधर आएगा अच्छा ब्लड। फिर मैंने आपको बताया यहाँ से पल्मनरी आर्टरी लंग्स में लेके जाएगी, और उसके बाद पल्मनरी वेन यहाँ लेके आएगी, और यहाँ से एरोटा पूरे बॉडी पार्ट्स में लेके जाएगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वाले रीजन में जाएगा। तो हार्ट की सारी बातें हमने पढ़ ली, ब्लड की सारी इंपॉर्टेंट बातें कर ली, कोगुलेशन ऑफ ब्लड हमने पढ़ लिया। अब एक चीज यहाँ पर बची हुई है, जो है आपका ब्लड ग्रुप, है ना? ब्लड ग्रुप वाला पोर्शन हम करते हैं। देखो, तो ब्लड ग्रुप वाला पोर्शन जब आप पढ़ते हो तो ये बताओ पहले कितने तरह के ब्लड ग्रुप आपने पढ़ रखे हैं? कितने तरह के ब्लड ग्रुप के बारे में आपको पता है? ए ब्लड ग्रुप पता होगा, बी पता होगा, ए बी पता होगा, और ओ पता होगा। ये टेबल देखा है कभी? किसने किसने ये टेबल देखा है? बताओ, ये टेबल देखा है? देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसको जैसे बताऊंगी उस तरह से आपको याद करना है कि यहाँ पे दुश्मनी की बात है, दुश्मनी और दोस्ती की बात है, ठीक है? यहाँ पर किसकी बात है? दोस्ती और दुश्मनी की बात। जैसे कि देखो, ए ब्लड ग्रुप का दोस्त कौन है? भाई ए है, ठीक है, लेकिन इसका दुश्मन कौन है? बी है। उसी तरह अगर आप यहाँ पर देखो तो बी ब्लड ग्रुप का दोस्त कौन है? भाई बी है, और ओ तो सबका दोस्त है, इसके आगे ओ लिख लेना, ठीक है? एंटीजन यहाँ पे नहीं होता इसलिए मैंने ये लिखा नहीं है, इसलिए इसको हटा दो।
पर ओ तो सबको ब्लड दे सकता है ना। देखो, और ए बी क्या है, ए एंटीजन भी इसका दोस्त, बी भी इसका दोस्त, तो इसका दुश्मन एक तरह से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ आई कि ए बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसका कोई दुश्मन है ही नहीं, कोई एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है, एंटी मीन्स मारना, है ना, एंटी मीन्स मारना। तो ए बी का तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ए बी होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट का है कि ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ठीक है, रेसिपिएंट यानी कि रिसीव करना। तो ए और बी दोनों ही इसके दोस्त हैं, और ओ तो सबका दोस्त होता ही है, तो इसीलिए इसमें इसका कोई दुश्मन नहीं है। और जब इसका कोई दुश्मन ही नहीं है तो ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, जिसको आप बोल सकते हो कि ये क्या है, एंटी, ये क्या है, इसमें क्या बता रही थी, हाँ, आप बोल सकते हो कि इसका कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, कोई भी इसका दुश्मन नहीं है। दूसरी चीज आती है ओ की बात। अब ओ का तुम देख सकते हो एंटीजन में मैंने निल लिखा है, निल का मतलब है भाई इसका कोई दोस्त नहीं है, ठीक है, निल का मतलब है इसका कोई दोस्त नहीं है। तो जब इसका कोई दोस्त नहीं है तो ये क्या करेगा, इसके सब क्या है, दुश्मन है, ठीक है, इसके क्या है सब, ओ नहीं, इसके बाकी ये सब क्या है, दुश्मन है। तो ए और बी इसके क्या हो गए, दुश्मन हो गए। लेकिन खुद ओ है तो एंटीजन इसमें क्या है, ओ से ब्लड ग्रुप तो ले ही सकता है ना। तो कह सकते हो कि ए बी का जो है दुश्मन कोई नहीं है, लेकिन ओ के सारे दुश्मन हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। एक और मैं फैक्टर आपको बताती हूँ जो 80% लोगों में होता है, दैट इज आरएच, ठीक है, आरएच वाला। आरएच वाला देखो, आरएच ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हाँ, इसको समझते हैं पहले। देखो, आरएच ब्लड ग्रुपिंग में यानी कि आरएच ब्लड ग्रुपिंग जब हम पढ़ते हैं तो एक एंटीजन होता है जिसको बोलते हैं डी एंटीजन। अगर ये सरफेस पर प्रेजेंट है आरबीसी के तो बोलते हैं कि हाँ जो बंदा है वो आरएच पॉजिटिव है, और अगर ये एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है तो बोलते हैं कि ये जो बंदा है वो कैसा है, जो बंदा है वो आरएच नेगेटिव है, ठीक है, यानी कि अगर ये प्रेजेंट है तो आरएच पॉजिटिव है, और अगर ये नहीं प्रेजेंट है तो बंदा कैसा है, आरएच नेगेटिव। नॉर्मल जो हमारा ए बी ओ वाला है वो तो हमको समझ में आ जाता है कि हाँ ए ब्लड ग्रुप, तो ए एंटीजन प्रेजेंट है और एंटीबॉडी बी है, यानी कि ए एंटीजन है और बी वाला क्या है, इसका दुश्मन है। उसी तरह हम ऐसे दुश्मनी और दोस्ती समझ के ये सारी चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो आरएच ब्लड ग्रुप में क्या होता है, जब हम आरएच ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं, पेशेंस रख के ध्यान से सुनना, 5-10 मिनट हम लोग यही टॉपिक चलाएंगे, लेकिन इसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, अगर ये डी एंटीजन, अगर ये डी एंटीजन आरबीसी पर प्रेजेंट होता है तो इसको बोलते हैं आरएच पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर ये डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता तो इसको बोलते हैं आरएच नेगेटिव। ये चीज किसको किसको क्लियर है भाई, एंटीजन है यानी कि ऐसा फैक्टर है तो उसको क्या बोलेंगे, अगर ऐसा फैक्टर है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, और अगर ऐसा फैक्टर नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव है यानी कि ये फैक्टर है तो ये आरएच पॉजिटिव हुआ, डी एंटीजन नहीं है तो कैसा हो गया, आरएच नेगेटिव। तो इसको समझने के लिए हम एक कंडीशन समझते हैं, प्रेगनेंसी की कंडीशन है जिसमें मतलब मदर और बच्चे से ब्लड का रिलेशन समझते हैं। देखो क्या होता है, सपोज करो ये मदर है ना, ये मदर का वूम है, ठीक, और ये बच्चा है, ठीक। अब जो मदर है उसका जो ब्लड ग्रुप है ना वो है आरएच नेगेटिव, लेकिन जो बच्चा है उसका है आरएच पॉजिटिव। अब बात यहाँ पे आती है कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है कि मदर आरएच नेगेटिव है और बच्चा आरएच पॉजिटिव हो गया, क्योंकि जो फादर रहे होंगे वो आरएच पॉजिटिव रहे होंगे, ठीक है, जो फादर होंगे वो आरएच पॉजिटिव होंगे, इसीलिए जो बेबी का जो है मतलब ग्रुप है यहाँ पे वो पॉजिटिव है और जो मदर है वो नेगेटिव है, ठीक है। क्लियर है ये चीज, समझ आ रहा है तुम लोग को कि मैं क्या बता रही, समझ आ रहा है। देखो, तो आरएच नेगेटिव मदर का ब्लड ग्रुप हो गया, आरएच पॉजिटिव किसका हो गया, बेबी का, यहाँ पे लिख दो, ये बेबी का ब्लड ग्रुप है और ये किसका है, मदर का। अब देखो पहली प्रेगनेंसी में क्या हुआ कि जब मतलब प्लेसेंटा से वैसे मदर और बेबी अलग होते हैं, ठीक है, तो जब बच्चे को डिलीवर करा गया, यानी कि बच्चे को अगर डिलीवर करेंगे यूट्रस से मदर के निकालेंगे तो बच्चे का कुछ ब्लड तो मदर के ब्लड से टच हो जाएगा,
समझना बात को। यानी कि जब बच्चे को निकालेंगे मदर के वूम से या यूट्रस से, तो क्या हो जाएगा कि जो ब्लड है बच्चे का वो मदर की बॉडी में क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा। ठीक है, मदर का ब्लड कैसा है, नेगेटिव, लेकिन जो मदर को ब्लड टच हो रहा है वो कैसा है, पॉजिटिव। तो जब मदर के ब्लड में कोई ऐसी बाहरी चीज आई, यानी कि कह सकते हो कि मदर के ब्लड में जब कोई बाहरी चीज आई, बाहरी चीज क्या आई, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की थोड़ी सी प्रेजेंस आ गई है ना, मदर के ब्लड में थोड़ी सी इसकी प्रेजेंस आई। तो अगर आपको पता है हमारी बॉडी में कुछ भी बाहरी चीज आती है तो हम उसके लिए एंटी बॉडीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उसके लिए एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो उसी तरह जब RH पॉजिटिव से RH नेगेटिव टकराया, RH पॉजिटिव से RH नेगेटिव टकराया, तो भाई RH नेगेटिव को तो ये पता है ना कि भाई नेगेटिव हूं मैं, मेरे ऊपर डी एंटीजन नहीं है, लेकिन मुझसे कोई ऐसी चीज टकरा रही है जिसमें डी एंटीजन है, तो ये तो भाई मेरे लिए अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि या तो वो मेरी बॉडी में हमेशा से प्रेजेंट हो, लेकिन वो मेरी बॉडी में हमेशा से तो प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब नई कोई चीज आ रही है। तो जब कोई चीज नई आती है तो उसके खिलाफ बॉडी क्या बनाने लगती है, एंटीबॉडी। किसको किसको ये चीज समझ आ रही है जो मैं बता रही हूँ कि बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लगती है? इट्स अ केस, मतलब ऐसा हमेशा नहीं होता, मैं आपको एक केस पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ऐसा हमेशा थोड़ी होगा, मतलब एक केस समझाने के लिए पढ़ा रही हूँ कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव में अगर ऐसा होता है तो होता क्या है। ठीक, देखो, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, डिलीवरी हुई, बेबी बाहर निकला, मदर के ब्लड से टकराया और RH पॉजिटिव ब्लड RH नेगेटिव ब्लड से टकराया। अब RH नेगेटिव वाले को पता चला भाई ये तो है कोई फॉरेन सब्सटेंस, ये कैसा सब्सटेंस है, ये है कोई फॉरेन पार्टिकल, मुझे बनाना पड़ेगा एंटीबॉडी, मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एंटीबॉडी। ठीक है, अब इसने क्या कर लिया, एंटीबॉडीज बना ली। एंटीबॉडीज किसके खिलाफ बनाई, भाई जाहिर सी बात है पॉजिटिव टकराया है ना, तो पॉजिटिव के खिलाफ बनाएगी, नेगेटिव के खिलाफ बनाएगी तो खुद ही मर जाएगा, तो इसलिए पॉजिटिव बनाया, पॉजिटिव ब्लड टकराया तो पॉजिटिव के लिए ही क्या करा, एंटीबॉडी बनाया। फिर से देखो, मैंने बताया RH ग्रुपिंग होती है जिसमें अगर डी एंटीजन है तो ऐसे ब्लड ग्रुप वालों को कहा जाता है RH पॉजिटिव, लेकिन अगर ये ग्रुपिंग नहीं है तो ऐसे ब्लड ग्रुप वालों को कहा जाता है RH नेगेटिव। 80% लोगों में ये देखने को मिलता है। दूसरी चीज ये, एक हम ऐसा केस ले रहे हैं मदर और बच्चे का जिसमें जो मदर है वो है नेगेटिव, ठीक है, और जो बेबी है वो है पॉजिटिव। अब जब डिलीवरी हुई बेबी की तो बच्चे का थोड़ा सा ब्लड मदर के ब्लड से टच हुआ, बच्चे का ब्लड मदर के ब्लड से टच हुआ, मदर के ब्लड को लगा भाई ये तो है कोई फॉरेन सब्सटेंस, मेरे अंदर ये हमेशा से नहीं था, ये फॉरेन सब्सटेंस है, तो मदर के ब्लड में मतलब मदर ने बनाना शुरू कर दिया एंटीबॉडी। एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनाया, एंटीबॉडी बनाया इस RH पॉजिटिव के खिलाफ। तो तुम कहोगे कि मैम इससे क्या ही नुकसान है, ये बच्चा तो बाहर आ गया है, बच्चा तो बाहर आ गया तो बच्चे को थोड़ी कोई नुकसान होगा उस एंटीबॉडी से। हाँ, बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन समझ लो ये थी फर्स्ट प्रेगनेंसी। ये कैसी प्रेगनेंसी थी, फर्स्ट प्रेगनेंसी। अगर हम सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो फिर से यहाँ पर जो बच्चा है ये पॉजिटिव है और ये जो मदर है ये नेगेटिव है, लेकिन इस बार मदर के पास इसको मारने के लिए एंटीबॉडी बन चुके हैं बॉडी में। समझ आया, यानी कि इस बार मदर के पास इस वाले एंटीजन को मारने के एंटीबॉडी हैं, तो मदर के ब्लड से एंटीबॉडी अंदर जाएगा और इसको मार देगा। ठीक है, इस कंडीशन को कहते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, यानी कि ऐसी कंडीशन में जो फीटस है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, RH फैक्टर बेटा नहीं, ऐसा नहीं है, तो ज्यादातर लोगों में होता है, जिनमें नहीं होता उनको हम RH नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे ज्यादातर लोगों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, कुछ ही होते हैं जिनका नेगेटिव में आता है, तो वो तो कंडीशन है ना, किसी का पॉजिटिव है किसी का नेगेटिव है। ठीक है, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, इराइथ्रो माने क्या होता है बेटा, इराइथ्रो माने RBC, ठीक है, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस है ना, यानी कि फीटस जो है वो मर जाता है, तो इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। देखो यहाँ पर ये कंडीशन को ध्यान से समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। मैंने बताया RH ग्रुपिंग बता रही हूँ मैं, RH ग्रुपिंग में मैंने कराया डी एंटीजन है, यानी कि इस तरह का कुछ प्रेजेंट है अगर तो वो हो गया पॉजिटिव, इस तरह का कुछ नहीं प्रेजेंट है तो वो हो गया नेगेटिव। ठीक, फिर मैंने आपको बताया ये है मदर और ये है बच्चा। ठीक, मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो है नेगेटिव और जो बच्चे का है वो है पॉजिटिव। ठीक,
अब बच्चे को जब बाहर निकाला तो बच्चे का थोड़ा सा ब्लड मदर के ब्लड से हुआ टच, मदर के ब्लड को पता चला कि भाई कोई बाहरी सब्सटेंस आया। मदर के ब्लड ने कहा कैसा बाहरी सब्सटेंस, तो ब्लड ने बताया कोई पॉजिटिव चीज आ रही है, तुम तो नेगेटिव हो लेकिन तुम्हारे पास कोई पॉजिटिव चीज टकराई। तो मदर की बॉडी ने उस पॉजिटिव चीज के खिलाफ एक आर्मी बना ली, उस पॉजिटिव चीज के खिलाफ एक आर्मी बना ली। तो ये कंडीशन पहले ही प्रेगनेंसी में तो कोई लॉस नहीं हो क्योंकि बच्चा तो बाहर जा चुका है बॉडी से। लेकिन जब सेकेंड प्रेगनेंसी हुई उस टाइम पर भी मदर के बच्चे, जो मदर का बच्चा था वो पॉजिटिव था और जो मदर थी वो नेगेटिव थी। लेकिन इस कंडीशन में मदर की बॉडी ने पहली प्रेगनेंसी के टाइम पर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लिए एंटीबॉडी बना रखी है। तो अब मदर के से एंटीबॉडी बच्चे तक जाएगी और बच्चे को मार देगी, जिसको बोलते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, यानी कि जो बच्चा है वो मर गया। लेकिन यहाँ पर इसको सही करने के लिए एक चीज ये होती है कि जिस टाइम पे बेबी को निकाला जा रहा है ना उसी टाइम पर एंटीबॉडी दे दो, यानी कि एंटी ऐसा दे दो कि एंटीबॉडी बन ही ना पाए। ठीक है, कुछ ऐसा एंटीजन दे दो, एंटीबॉडी दे दो जिसकी वजह से जो एंटीबॉडीज बन रही हैं वो बन ही ना पाए। ठीक है, किसको किसको ये RH वाला चीज बिल्कुल समझ आ गया और कौन कौन चाहता है कि मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दूं, कमेंट करके मुझे बताओ किसको किसको ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। थम्स अप करो जिसको क्लियर है। क्या क्लियर नहीं है? शुड आई रिपीट दिस वंस अगेन? फिर से रिपीट करूं? क्लियर है? ठीक है, तो RH ब्लड ग्रुपिंग का केस ये हुआ, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का। ब्लड ग्रुप भी हमने पढ़ लिया, हार्ट के बारे में भी चीजें पढ़ ली। अब चलो हम लोग नोट्स पे आते हैं और एक बार फटाक से नोट्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको रीड कर लेते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको सारे समझा दिए। ठीक, पहले हम लोग रीड कर लेते हैं फिर एक बार मैं रिवीजन करा दूंगी। देखो, अब ये सारी चीजें समझने के बाद सिर्फ पढ़ते जाना है। हार्ट क्या है? हार्ट है एक पंपिंग ऑर्गन। कैसा पंपिंग ऑर्गन है? मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। साइज कैसा है? बंद मुट्ठी के जितना है इसका साइज। ठीक है, कैसा साइज है? बंद मुट्ठी के जितना। वेट लिखा है अडल्ट में, कहां पर है? मिडिल ऑफ द चेस्ट। भाई ये जो है लेफ्ट तरफ नहीं होता, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, राइट लिखा, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, हल्का सा झुका हुआ होता है लेफ्ट की तरफ। तो हमें ऐसा लगता है कि ma'am, when the baby blood touches the mom at the time of parturition, then when the second baby is having parturition, then he is already taken out, then what danger he has? बेटा the danger is कि जो second baby है वो तो ज्यादा जी ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मदर की बॉडी में उसके खिलाफ पहले से ही एंटीबॉडी है। तो मदर के खिलाफ जब एंटीबॉडी उसकी बॉडी में पहले से है तो मदर वो पहले ही मर जाएगा। ठीक है, तो इतनी कंडीशन तो आ ही नहीं पाएगी कि उसको बाहर निकाल सको, डेवलप ही नहीं हो पाएगा। राइट, तो ये डेंजर है ना बच्चे को, सेकंड बच्चे को ये डेंजर है कि पहले वाले बच्चे के खिलाफ तो मदर की बॉडी में कोई एंटीबॉडी था नहीं, लेकिन सेकंड वाले बच्चे के खिलाफ चीजें हैं। तो जब बच्चे के खिलाफ चीजें हैं तो बच्चा कैसे ग्रो करेगा? बच्चा विल हाउ बच्चा विल ग्रो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। एक बोनी केज में है, जो ये जो केज है वो चेस्ट वॉल, रिब्स और ब्रेस्ट बोन इन सब से मिलके बनता है। और हर कोई भी ऑर्गन पढ़ोगे है ना, जैसे कि लंग्स पढ़ोगे तो देखोगे प्लूरल मेम्ब्रेन, यानी कि कहते हैं ऐसा थोड़ा ना लिक्विड सारी चीजें ऑर्गन्स के बगल में प्रेजेंट होती है ताकि ऑर्गन्स में फ्रिक्शन ना हो। फ्रिक्शन माने समझते हो ना? फ्रिक्शन का मतलब ऐसे टकराए ना और मतलब रबिंग ना हो ऑर्गन्स में। तो ऐसे ही फ्लूइड चीजें यहाँ पर भी प्रेजेंट हैं ताकि फ्रिक्शन ना हो, चोट ना लगे, ये सारी चीजें। अब मैं ये आपको पूरी चीज एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बस एक बार मैं नोट्स का रीड करूंगी, बाकी ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि यहाँ पर कितने चेम्बर्स हैं बेटा? 4 चेम्बर्स। अब मैं मार्क करती जाऊंगी। ठीक है, राइट ऑरिकल होगा ये। देखो, कंजस कितने ऑरिकल्स करता है? मैंने आपको बताया 2 एपिल और 2 वैन। फिर मैंने आपको बताया ये है रिसीविंग चेम्बर। आपको पता है ना ये कैसे चेम्बर है? रिसीविंग चेम्बर है। अब जो यहाँ पर ये लिखा है ना, घबराना मत, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम का मतलब कुछ नहीं है। इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम का मतलब क्या है कि
दोनों एट्रिया के बीच में ये है राइट एट्रियम और ये है लेफ्ट एट्रियम। एट्रिया एट्रिया के बीच वाली दीवार को इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम बोलोगे, एट्रिया वेंट्रिकल के बीच वाली दीवार को एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलोगे। तो बस ये ऐसे ही इसको मतलब बताया गया है आपको, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्टरीज के एट्रियम के बारे में आप पढ़ चुके हो, वेंट्रिकल के बारे में आप पढ़ चुके हो, लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ये भी आप पढ़ चुके हो, राइट में क्या आता है ये सब भी आप पढ़ चुके हो। कितने वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर बता रहा है कस्पिड वॉल्व, द एट्रियम ओपन्स इनटू द वेंट्रिकल by an atrioventricular aperture guarded by a ट्राइकस्पिड वॉल्व। ऐसा वॉल्व यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। फिर बाइकस्पिड के बारे में भी आप पढ़ चुके हो। उसके बाद ये देखो डायग्राम देख लो, ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व, देखो 3 मस्कुलर फ्लैप से बन रहा है। ये है बाइकस्पिड, तो इसलिए 2 लिखा है, इसलिए इसका नाम ट्राई है और इसका नाम बाई है। फिर यहाँ पर देखो एरोटिक वॉल्व, एरोटिक वॉल्व कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एरोटिक वॉल्व ये वाला प्रेजेंट है ना। और ये है पल्मोनरी वॉल्व, यानी कि यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी, ये है एरोटिक वॉल्व, यहाँ से जो है एरोटा ब्लड लेके जाएगा। सेमिलुनर वॉल्व जिसको आप बोल सकते हो। ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स का काम क्या है, तो मैं आपको पूरा ब्लड वेसल्स का काम बता चुकी हूँ कि जो आर्टरीज होती हैं वो लेके जाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स लेके जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी है एक्सेप्शन जो कि लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड और पल्मोनरी वेन लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड। तो इसको याद करना कैसे है, इसको याद इस तरह करना है कि आर्टरीज हमेशा लेके जाती हैं ऑक्सीजनेटेड। ये बात आपको पता है, लेफ्ट एट्रिया से, लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड लेके जा रहा है एरोटा, है ना, पूरी बॉडी में दे रहा है, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड कौन लेके जा रहा है राइट से, पल्मोनरी आर्टरी। तो इसको जब आप चार्ट बना के लिखोगे तो आपको ये चीजें दिमाग में छपती चली जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ब्लड वेसल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। पल्मोनरी एरोटा, पल्मोनरी एरोटा अराइजेस फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, यानी कि ये देखो ये वाला हमने हार्ट पढ़ा है ना, तो ये राइट वेंट्रिकल था, यहाँ से कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी एरोटा, तो वही लिखा है कि पल्मोनरी एरोटा लेके जाएगा। दूसरा एरोटा जो लार्ज है सबसे ज्यादा, वो कहाँ लेके जाएगा, पूरी बॉडी में लेके जाएगा लंग्स को छोड़कर। लंग्स को क्यों नहीं देगा, लंग्स को इसलिए नहीं देगा क्योंकि लंग्स में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है ना ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। दूसरी चीज, ब्लड किस तरह फ्लो करेगा हार्ट में, इसका पूरा जो मैंने आपको समझाया है वही सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट चीजें देखिए आप, ब्लड वेसल्स हमने पढ़ लिया नहीं, ब्लड प्रेशर के बारे में देखो, ये साउंड जो बार बार आप पूछ रहे थे ना, 1 मिनट रुकना। हाँ कार्डियक साइकिल देखो, कार्डियक साइकिल देखो, हार्ट बीट देखो, यहाँ से पढ़ते हैं। देखो हार्ट बीट क्या है, हार्ट बीट धक 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 दिल दिल धक धक, सुना है ना, हार्ट बीट धक 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 धक, ऐसे आवाज नहीं आती है, ऐसे किसी के, तो किसी से कहा नहीं कभी, रुको इधर आओ मैं तुम्हारे दिल पे जरा तुम्हारे दिल की धड़कन सुनता हूँ, तो वो हार्ट बीट है ना। तो हार्ट बीट क्या होता है, इंक्लूड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। रिदमिक का मतलब है ऐसा नहीं है कि एक बार हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करा बस भाई हम पापा कॉन्ट्रैक्ट करने का बिल्कुल दिल नहीं, अब कल करूंगा, कल करेगा तो फिर तुम भी फिर कल ही मिलोगे, है ना। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिदमिक का मतलब है साइकिल चलती जा रही है। जैसे मैं पढ़ाती हूँ जब आपको, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ रिदमिक साइकिल, रिदमिक का मतलब है हर 28 दिन पर रिपीट हो रही है, ऐसा नहीं है ना कि एक बार मेंस्ट्रुएशन होता है और फिर गायब हो जाता है फिर दोबारा नहीं होता। तो उसी तरह जो हार्ट है ना, इट इज ऑल्सो अ रिदमिक साइकिल। कैसी साइकिल है ये, रिदमिक। तो ये कैसी साइकिल हो गई, रिदमिक। कार्डियक साइकिल का मतलब है सीक्वेंस atrial and ventricular event occurs during each complete heartbeat, यानी कि बोल रहा है एट्रिया वेंट्रिकल में एक सीक्वेंस है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, फिर वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ब्लड बाहर जाएगा। ये एक सिस्टम है ना कि पहले आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ऐसा नहीं है वेंट्रिकल कहेगा भाई आर्टरी ब्लड तुम्हारे पास ज्यादा है पर कॉन्ट्रैक्शन लो मैं कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। आर्टरीज में ब्लड है, जब कोई चीज ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या है वहां पे, वॉल्यूम तो उतना ही है लेकिन उसमें चीजें आती जा रही हैं, तो प्रेशर विल इंक्रीज, व्हेन प्रेशर विल इंक्रीज तो दैट दरवाजा विल ओपन, दैट दरवाजा विल ओपन तो ब्लड विल फ्लो, तो ब्लड क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। व्हेन ब्लड विल फ्लो तो वो दरवाजा विल बंद, ठीक है, समझ आ रहा है इस तरह से, ब्लड विल फ्लो एंड दैट दरवाजा इज बंद, दरवाजा बंद हो जाएगा ताकि वापस से, भाई इतनी मुश्किल से ब्लड नीचे आया वापस से ऊपर ना जाए। अब जब दरवाजा विल क्लोज तो अगेन नीचे में प्रेशर इज इंक्रीज, जब नीचे में प्रेशर इज इंक्रीज तो वहां पर होगा कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्लड विल रिलीज, राइट, ब्लड विल रिलीज। तो ये क्या हो रहा है, एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये एक रिदमिक प्रोसेस चल रहा है। और बेटा ये खत्म हो जाता है 0.8
सेकेंड में। स्टार्ट कैसे होता है? एट्रिया। अब जैसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हम यूज करते हैं ना, तो उसकी जगह आप कह सकते हो एट्रिया सिस्टोल। मैंने आपको बताया ना, लाइक मुन्नी गुड़िया ये वाले नाम की जगह हम थोड़ा सुंदर सुंदर नाम यूज करते हैं। तो उसी तरह कॉन्ट्रैक्शन की जगह आप बोलो सिस्टोल, है ना, और रिलैक्सेशन की जगह बोलो डायस्टोल, राइट। बस यही बात है, नाम बदल गए हैं। ये जो आर्टरीज एट्रियाज जब सिस्टोल करते हैं, अच्छा मैं एट्रियम को बार बार आर्टरीज आर्टरीज बस बोल देती हूँ, नाम थोड़ा इन लोग का बड़ा वैसा है ना, इसलिए। देखो तो एट्रिया सिस्टोल कितना टाइम लगता है? इतना टाइम लगता है। पंप ब्लड को कहाँ भेजता है? वेंट्रिकल में, ठीक। इसमें कितना टाइम लगता है? इतना टाइम लगता है। ब्लड को कहाँ भेज देता है ये? आर्टरीज में। दूसरी चीज देखो, जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का मतलब है ब्लड इधर थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट करा, फिर ब्लड निकला, तो दोनों रिलैक्स भी करे ना साथ में, साथ में क्या हो गया कि डायस्टोल हुआ, तो उसको जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। वो कितनी देर का होता है? 0.4 सेकेंड का होता है, जिसको जनरल प्रॉज बोलते हैं, जब तक जो है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड वापस से बॉडी में आ रहा होता है। भाई ऐसे समझो कि इसको ऐसे समझो कि ब्लड आया, ठीक है, आर्टरीज में ब्लड आया, इधर से आया ऑक्सीजनेटेड, इधर से आया डीऑक्सीजनेटेड। आर्टरीज में ब्लड आया, एट्रियम ने, आर्टरीज में नहीं, फिर से देखो मैंने गलत, एट्रियम में, हाँ एट्रिया में ऊपर ब्लड आया, ब्लड आया तो क्या हुआ? प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो एट्रिया ने क्या करा? कॉन्ट्रैक्ट करा। एट्रिया ने क्या करा? कॉन्ट्रैक्ट करा। मैंने अभी बताया था एट्रिया क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एट्रिया ने जब कॉन्ट्रैक्ट करा तो ब्लड कहाँ चला गया? वेंट्रिकल ने। अब वेंट्रिकल ने क्या करा? कॉन्ट्रैक्ट करा, ब्लड बाहर चला गया। जब ब्लड हार्ट से एक बार पंप होके बाहर गया ना, एक हार्ट बीट, एक कार्डियक साइकिल जब कंप्लीट हुई, तो थोड़ी देर के लिए एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों को राहत मिली कि यार चलो ब्लड गया। लेकिन फिर क्या हुआ? वापस से एट्रियम में ब्लड आ गया, है ना, वापस से एट्रियम में ब्लड आ गया। तो ये जो एक कॉन्ट्रैक्शन और जॉइंट डायस्टोल है, यही तो कार्डियक साइकिल है। ये बार बार हो रहा है, क्या एक बार होता है? एक बार होता तो क्या हम यहाँ होते और तुम पढ़ा रहे होते, या तुम लोग लेक्चर देख रहे होते? बताओ, एक बार होता है क्या? रिदमिक साइकिल है। किसको किसको क्लियर है ये? हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, पल्स रेट, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फेल्ट इन द आर्टरीज। आपकी आर्टरीज में कॉन्ट्रैक्शन फेल्ट हो रहा है, उसी को क्या बोल रहे हैं? पल्सेशन बोल रहे हैं। यानी जैसी हार्ट बीट होती है वैसे ही पल्स रेट होता है, जैसी हार्ट बीट होगी वही पल्स रेट है आपका। पल्स फेल्ट इन द रेडियल आर्टरी एट द रिस्ट, यानी कि रिस्ट के टाइम, रिस्ट की जगह पे आप पल्स को क्या नाम है देख सकते हो, लिखा भी हुआ है। हार्ट रेट की तरह ही क्या है? आर्टरी है। ईच वेंट्रिकल सिस्टोल, यानी कि जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है वैसे ही एक नई पल्स जनरेट होती है। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आप कहते हैं पल्स चेक करा रहे यार मेरी पल्स बहुत तेज चल रही है। तेज चलने का क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा तेज हो रहा है, राइट, ज्यादा तेज कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ज्यादा तेज अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बीपी मतलब ब्लड जो है क्या करेगा? बहुत तेजी से जाएगा। जैसे कि आपकी जो आर्टरीज हैं, उनका जो सपोज करो कि आर्टरीज क्या है कि उनका रास्ता पतला हो गया, है ना, ऐसा जब अगर आर्टरीज आपकी पतली हो गई तो उसमें ब्लड बड़ी तेजी से जा रहा है, बड़ी तेजी से जा रहा है, तो प्रेशर बढ़ा जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज हाई बीपी, है ना, हाई ब्लड प्रेशर हो गया। क्यों हो गया हाई ब्लड प्रेशर? क्योंकि रास्ता है पतला और सामान तो है उतना ही, तो इतने पतले रास्ते से जब इतना हुआ भर सामान जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज, यानी कि उस छोटा सा जो पाइप है उसमें प्रेशर क्या हो गया? बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है। साउंड पे देखो, उसी को हाई ब्लड प्रेशर बोलते हो। साउंड को देखो, साउंड क्या है? लब डब। लब कब होता है? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड एट्रियो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एक मिनट, ठीक है। यहां पर अब ये कह सकते हो कि इधर वाला जो वॉल्व है ना, जब ये बंद होता है तो लब साउंड आता है, जब इधर वाले वॉल्व्स बंद होते हैं तो डब साउंड आता है। बस इतनी चीज बता रहे हैं। ब्लड प्रेशर एक बार मैं और अच्छे से आपको समझाना चाहती हूँ। देखो ब्लड प्रेशर क्या है? सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या है आपका? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, और हार्ट जब रिलैक्स करता है तो उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। तो जो ब्लड है आपका 80 और 120 होना चाहिए, इससे ज्यादा हो रहा है, इससे कम हो रहा है, तो भाई दिक्कत की बात है। दूसरी चीज यहाँ पर देखो, इट इज द प्रेशर, ध्यान से सुनना, इट इज द प्रेशर exerted by blood discharge due to contraction of the left ventricle on the blood of blood vessel। यानी कि बोल रहा है ये एक ऐसा प्रेशर है जो ब्लड फील कर रहा है। कौन फील कर रहा है? ब्लड फील कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड बाहर निकलता है प्रेशर से, तो क्या होता है? जब ब्लड प्रेशर से बाहर निकलता है तो ब्लड वेसल्स भी वो प्रेशर को फील करती हैं। दूसरी चीज है ब्लड प्रेशर इज मैक्सिमम, कहां पर ज्यादा होता है ब्लड प्रेशर? मेन आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि मेन आर्टरी से ही तो ब्लड सब कहीं जाना है, तो प्रेशर उसके ऊपर बड़ा है ना। प्रेशर इन द सेंस समझ लो बड़ा काम है उसके ऊपर, पूरे बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड पहुंचाना है, बड़ा लोड है उस पर, ठीक है। दूसरी चीज है
ग्रेजुअली ड्रॉप्स इन द आर्टरीज एंड कैपिलरीज। नेक्स्ट है लो इन वेन्स, यानी कि वेन्स में जो प्रेशर है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि भाई वेन आराम से जा रहा है, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देना है, लेकिन आर्टरीज के बाद भाई बड़ा बोझ है। आर्टरीज अगर टिश्यू तक टाइम पे नहीं पहुंचाएगी ब्लड को ऑक्सीजनेटेड, तो सारे लोग कैसे हो जाएंगे? थके थके और मरे मरे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं? स्फैगमैनोमीटर के यूज से, स्फैगमोमैनोमीटर के यूज से जो है ब्लड प्रेशर को आप मेजर करते हो। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर यानी इससे ज्यादा हो रहा है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं। क्यों होता है ये? ल्यूमेन, ल्यूमेन माने समझते हो? ल्यूमेन का मतलब है कि जो आर्टरीज है ना, सपोज करो ये आर्टरी है इतनी बड़ी, ठीक, अब इसमें तुमने गंदा गंदा खाना खाया, वो सब डिपॉजिट होता है, जाके डिपॉजिट हुआ, जगह थी इतनी, तुम्हारे गंदे खाने की बदौलत कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, जगह हो गई इतनी। अब सामान तो जो आ रहा है वो तो उतना ही आएगा, है ना? जगह चाहे इतनी हो चाहे जगह इतनी हो, ब्लड तो उतना ही आएगा ना जितना उसको आना है। तो अगर जगह कम हो जाएगी, ये तो तुम्हें फिजिक्स लगानी है, वॉल्यूम अगर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें तो ज्यादा बातचीत करने की जरूरत ही नहीं है, वॉल्यूम कम कर दोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और जो अंदर वाली स्पेस होती है उसको ल्यूमेन बोलते हो। ठीक है, क्योंकि तुम बायो के छात्र हो, तो तुम, हम लोग जो है, आप लोग क्या करते हो? बहुत अच्छे वर्ड्स को यूज करने की कोशिश करते हो। वेन्स के बारे में लिखा है। कैपिलरीज क्या है? ये जो आर्टरीज है ना, आर्टरीज और वेन्स, इनके बीच में कुछ तो कनेक्शन होगा ना, इनके बीच में कोई कनेक्शन होगा, तो इनके बीच का जो कनेक्शन है वो है कैपिलरीज। ठीक है, इनके बीच का जो कनेक्शन है वो है कैपिलरीज। नेक्स्ट देखिए सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, पल्मनरी और सिस्टमिक। दिल बनाओ, दिल ने करी अगर बात केवल लंग से तो इसको कहोगे पल्मनरी, और दिल ने अगर बात करी बॉडी पार्ट से, अगर इसने जरा सा भी बात कर ली ना इन लोग से, तो इसको कहोगे भाई सिस्टमिक सर्कुलेशन हो गया। ठीक है, पल्मनरी की बातें लिखी हैं, सिस्टमिक की बातें लिखी हैं। उसके बाद हेपाटिक पोर्टल सिस्टम देखो क्या होता है। यहाँ पे एलिमेंट्री में आपको पता है, बताओ यहाँ पे कौन सी क्या स्पेलिंग होगी? ए से होगा ना एलिमेंट्री के नाम। ठीक है, ए से, इसको एक बार रीड कर देती हूँ मैं, एलिमेंट्री कैनाल वाला सिस्टम। देखो यहाँ पर ये है कि ब्लड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टेकन थ्रू द हेपाटिक पोर्टल वेन टू द लिवर। यहाँ पर बेटा ई कर लेना, हेपाटिक पोर्टल यहाँ पर ए कर लेना। ठीक है, यानी कि जो एलिमेंट्री, अच्छा एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? कोई बताओ पहले मुझे, एलिमेंट्री कैनाल क्या है? व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? फूड पाइप नहीं होता, वो तो ईसोफेगस होता है, वो तो ट्रैकिया होता है, विंड पाइप भी नहीं होता। अरे बेटा एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके एनस तक का जो पूरा पैसेज है उस पूरे को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हो। उसमें आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एवरीथिंग विल कम। ठीक है, ये माउथ से लेके जो एनस तक का पूरा पाथवे है उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हो। तो बोल रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल से हेपाटिक पोर्टल वेन क्या करती है? ब्लड को कहाँ लेके जाती है? लिवर में लेके जाती है। यानी कि हेपाटिक पोर्टल वेन ब्लड को कहाँ लेके जाती है? लिवर में लेके जाती है। मैंने तुमसे कहा था कि कोई भी चीज हार्ट तक जानी, कोई भी चीज बॉडी ऑर्गन्स में जानी है या कहीं भी जानी है तो पहले वो दिल से मिलेगी। लेकिन दिल से मिलने पहले लिवर भी खड़ा है, कहेगा यार मुझसे भी मिल रहा है, अगर दिल से मिल रहे हो तो यार मुझसे नहीं मिलोगे, मैंने क्या क्या गुनाह करा है? तो यहां से बोल रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल से जो भी ब्लड है वो हेपाटिक पोर्टल वेन कहाँ लेके जाएगी? लिवर में लेके जाएगी, हार्ट में देने से पहले। फिर है वेन्स दैट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज स्प्लीन, ये स्प्लीन है। And pancreas do not open directly into the inferior vena cava. Now what is inferior vena cava? Inferior vena cava का मतलब है पोस्टीरियर वेना कावा। पोस्टीरियर वेना कावा का मतलब होता है कि हमारे नीचे के बॉडी ऑर्गन से जो भी ब्लड जा रहा है वो कौन लेके जाता है? पोस्टीरियर वेना कावा। तो पोस्टीरियर वेना कावा में जाने से पहले ब्लड कहाँ जा रहा है? लिवर में जा रहा है, यानी कि पोस्टीरियर वेना कावा में जाना चाहिए। और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ये आपको एकदम अच्छे से याद हो चुका है। पल्मोनरी वेन तो अलग है, उसकी बात छोड़ दो, वो ऑक्सीजनेटेड लेके जा रही है। तो वेन्स लेके तो कौन सा जाती है? सब लोग कमेंट में मेरे साथ लिखो, लेकर जाती है वेन्स डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ये चीज आपको पता है। नीचे के ऑर्गन से, नीचे के बॉडी पार्ट से लेके जाती है इंफीरियर वेना कावा, और ऊपर के बॉडी से पार्ट से लेके जाती है सुपीरियर। ऊपर क्या होता है? ऊपर होता है दिमाग। दिमाग कैसा है? सुपीरियर, पहले आता है ना, तो ऊपर होती है सुपीरियर वेना कावा और नीचे से जो लेके जाती है वो होती है इंफीरियर। तो यहाँ पर कह रहा है इंफीरियर वेना कावा में ब्लड जाएगा
तो अल्टीमेटली वो जाएगा राइट एट्रियम में, लेकिन इससे पहले जो ब्लड है वो इंफीरियर से पहले जाएगा लिवर में। कहाँ जाएगा? इंफीरियर से पहले लिवर में जाएगा। तो ध्यान से समझो इसको कि वेन्स जो ब्लड कलेक्ट करती हैं एलिमेंट्री कैनाल, स्पीन से, पैनक्रियास से, वो कहाँ जाएंगी? इंफीरियर वेना कावा में, जिसको हम पोस्टीरियर भी बोलते हैं। दे जॉइन टू फॉर्म द हिपैटिक पोर्टल वेन। थोड़ी जो स्पेलिंग का गलत है उसको आप करेक्ट कर लेना। हेपाटिक पोर्टल वेन में जाएंगी, ठीक है। कैरी ब्लड विद डाइजेस्टेड फूड टू द लिवर, गोज इन कैपिलरीज, these capillaries rejoin, form a hepatic veins. Hepatic veins open the upper part of the inferior vena cava and finally into the right atrium. यानी कि इतनी चीजें हमें पढ़ने से अच्छा है कि हमें बस ये चीज समझ में आ गई है कि हम अगर नोट्स में पढ़ाएं आपको तो बात इतनी सी थी कि ब्लड, जो ब्लड है वो नीचे के बॉडी पार्ट का कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड होगा। चाहे ऊपर के बॉडी पार्ट से जा रहा हो, चाहे नीचे के बॉडी पार्ट से जा रहा हो, बॉडी पार्ट से जा रहा है तो डीऑक्सीजनेटेड है। से और जैसे कह सकते हो बॉडी पार्ट से बॉडी पार्ट्स में, तो से माने डीऑक्सीजनेटेड, में यानी कि ऑक्सीजनेटेड। बॉडी पार्ट्स में आएगा कौन सा? ऑक्सीजनेटेड। बॉडी पार्ट से जाएगा कौन? डीऑक्सीजनेटेड। तो कह सकते हो से और से माने डी और में माने ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था उसको नीचे के बॉडी के पार्ट से लेके जाती है इंफीरियर वेना कावा, क्योंकि सुपीरियर तो भाई दिमाग के पास है, ऊपर है, ठीक है। दिमाग से लेके जाएगी, हेड से लेके जाएगी इस बॉडी पार्ट से, तो इंफीरियर वेना कावा नीचे के बॉडी पार्ट से लेके जाती है। लेकिन जो ब्लड है वो इंफीरियर वेना कावा में जाने से पहले कहाँ चला जाएगा? हेपैटिक पोर्टल वेन में, जो कि लिवर में ब्लड को लेके जाएंगी। और उसकी, क्योंकि जो भी डाइजेस्टेड फूड है, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिवर को चाहिए वो उससे लेगा ना, ब्लड से। उसके बाद ये कहाँ जाएगा? इंफीरियर वेना कावा में जाएगा। और इंफीरियर वेना कावा अल्टीमेटली ब्लड को कहाँ लेके चली जाएंगी? राइट एट्रियम में। तो ये होता है हेपैटिक पोर्टल सिस्टम। कहाँ लेके जाएंगी? राइट एट्रियम में, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी आपके हार्ट में, मैंने आपको सारी चीजें इसमें कवर कर दी। एक कुछ चीज आपको मुझे बतानी है, स्प्लीन। अभी आपने स्प्लीन पढ़ा ना, स्प्लीन के बारे में कुछ चीज मैं आपको बताती हूँ। स्प्लीन क्या है? एक तरह से ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या है? ग्रेवयार्ड मीन्स आप कह सकते हो कब्रिस्तान है आरबीसी का। क्यों? क्योंकि जो हमारी आरबीसी है ना वो हर 120 दिन पर मर जाती है ना, हर 120 डेज पर मर जाती है। कह सकते हो कि हमारी पूरी बॉडी में जितनी आरबीसी है उसका 1% हर दिन मरता है ना। तो 120 डेज पर मर जाती है। मर के कहाँ जाएंगी? स्प्लीन में जाएगी। स्प्लीन क्या है? एक तरह से ड्रेनेज सिस्टम की तरह काम कर रहा है ना, एक तरह से ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है। तो ये हो गया स्प्लीन। पैनक्रियास की भी बात आई थी, तो पैनक्रियास जो होता है, अगर जिसने जिसने एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ा है मुझसे उसको पता होगा कि पैनक्रियास, बता दो कैसा ग्लैंड है? एंडो है, एक्सो है, क्या है? पैनक्रियास कैसा है? एंडो है, एक्सो है, क्या है? बताओ बताओ बताओ। बताओ पैनक्रियास क्या है? एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन है, क्या है पैनक्रियास? कुछ तो होगा ही ना। हेटेरोक्राइन है, वेरी गुड। पैनक्रियास इज अ हेटेरोक्राइन। हेटेरोक्राइन का मतलब है दे बिहेव एज एंडो एंड दे आर दे इज आल्सो, दे बिहेव आल्सो एज एक्सो। एक्सो की तरह बिहेव करता है तो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, और एंडो की तरह बिहेव करता है तो इंसुलिन बनाता है, जो कि बॉडी में ग्लूकोज लेवल को, सॉरी बॉडी में नहीं, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से तुम्हें डायबिटीज नहीं होती और आराम से चॉकलेट पेस्ट्री खा सकते हो। पर इतना भी नहीं खाना है कि दिक्कत हो जाए, ठीक है। चलो, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने कवर कर ली। जो जो सारी चीजें वैसे स्लाइड में ही पढ़ी है, आप इसको नोट्स अगर नोट करते जा रहे होगे तो भी आपके लिए अच्छा था। साथ साथ बाकी समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको समझ आना चाहिए चीजें। तो मैं आपको, जैसे कि पता है हमेशा से, कि पढ़ाने के बाद मैं 10-15 मिनट लेके पूरा जो मैंने पढ़ाया है क्लास में वो रिवाइज जरूर कराती हूँ। उसके बिना मेरा काम थोड़ा सा मुझे अधूरा सा लगता है, ठीक है। रेडी हो सब लोग रिवीजन के लिए? फटाक से हम 10 मिनट में पूरी चीज रिवाइज करेंगे। उसके बाद आज हमने एवोल्यूशन भी पढ़ना है, और एवोल्यूशन पढ़ने के लिए ये वाली जब क्लास खत्म होगी तो इसी लिंक को आप लोग को 5 से 10 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन कर लेना है, तो वहां पे हम एवोल्यूशन पढ़ेंगे। भाई कोई बताओ कौन कौन रेडी है रिवीजन के लिए? करें रिवीजन? स्टार्ट करें? थम्स अप दो, स्टार्ट। पानी वानी पी लो तुम लोग भी। थैंक यू सो मच।
ऐसा मैं टारगेट बना के आई हूँ कि दोनों क्लास में ये पूरा पानी खत्म करना है। देखो खत्म हो जाएगा तो मैं तुम लोग को दिखाऊंगी, यस कंप्लीटेड, फिनिश। ठीक है चलो 1 2 3। अब हम लोग करेंगे रिवीजन। 10-15 मिनट एकदम मेरे साथ टिक के बैठना है। जिसने अगर क्लास देर से ज्वाइन करी है, पूरी क्लास नहीं देख पाया है, तो एक एक चीज मैं दोबारा से बताने जा रही हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। चलो देखो, हमारे हार्ट में हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने आपको बताया ह्यूमन सर्कुलेटरी में सिस्टम में होते हैं 4 चेंबर। 4 चेंबर का मतलब हो गया, ऊपर वाले चेंबर्स को बोल दो एट्रियम और नीचे वाले चेंबर्स को बोल दो वेंट्रिकल। ऊपर वाले एप्पल, नीचे वाले वैन। ए आता है पहले तो ऊपर एट्रियम, बी आता है बाद में तो नीचे वेंट्रिकल। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ये आता है कि एट्रियम के बाद आता है वेंट्रिकल। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि एट्रियम से डायरेक्टली ब्लड जाएगा वेंट्रिकल्स में, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, जाएगा सीधा वेंट्रिकल में। राइट तरफ है सही तो उधर आएगी गलत चीज, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट तरफ है सही, लेफ्ट तरफ है गलत तो उधर आएगी अच्छी चीजें, यानी कि ऑक्सीजनेटेड। दूसरी चीज, राइट तरफ होगा ट्राइकस्पिड, लेफ्ट तरफ होगा बाइकस्पिड। राइट तरफ आएगा डीऑक्सीजनेटेड, राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज को लेके जाएगी ऑक्सीजन दिलाने, और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन दिला के वापस लेके आएगी लेफ्ट वेंट्रिकल तक, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा पूरे बॉडी पार्ट्स में लेकर चली जाएगी। उसके बाद आता है कि बॉडी पार्ट से जो वेन्स हैं वो लेके जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वेन्स में जो ऊपर के बॉडी पार्ट से लेके जाएंगी वो होती है सुपीरियर, जो नीचे से लेके जाएंगी वो होती है इंफीरियर। ऊपर वाले को बोलते हो एंटीरियर भी, और नीचे वाले को जिसको हम इंफीरियर बोल रहे हैं उसको आप पोस्टीरियर भी बोल सकते हो। दूसरी चीज ये आती है आपकी कि अगर लंग्स और हार्ट के बीच की बातें करोगे तो होगा ये पल्मोनरी सर्कुलेशन, और अगर लंग्स और हार्ट के बीच की बात करोगे तो होगा पल्मोनरी, और अगर हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच की बात करोगे तो ये होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन। दूसरी चीज मैंने आपको ब्लड के बारे में बताया। ब्लड में होती हैं क्या, ब्लड में होती हैं 2 इंपॉर्टेंट चीजें, प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा के ही साथ साथ होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। मैंने आपको बताया प्लाज्मा जो है 90 से 92% किससे बना होता है, प्लाज्मा 90 से 92% होता है उसमें पानी, बचा हुआ पार्ट होता है प्रोटीन। हर प्रोटीन का है अपना अलग फंक्शन, जैसे हर बच्चे का क्लास में है अपना अलग फंक्शन। कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कोई गाने चला के सुन रहे हैं, कोई ध्यान दे रहे हैं, तो सबका क्या है अपना अलग अलग फंक्शन। दूसरी चीज देखोगे तो फॉर्म्ड एलिमेंट में आएगा आरबीसी, जिसका नाम है घर का मुन्नी गुड़िया और बाहर का नाम है एराइथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी बाहर का नाम ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट बाहर का नाम थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी क्या करेगा, आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, डब्ल्यूबीसी लड़ाई करेगा, और प्लेटलेट्स कहेगा मैं ज्यादा ब्लड लॉस नहीं होने दूंगा, ब्लड की क्लॉटिंग करने में हेल्प करेगा। क्लियर है सबको। फिर मैंने आपको ब्लड ग्रुपिंग बताई, जिसमें से मैंने आपको आरएच ब्लड ग्रुपिंग बताई। आरएच ब्लड ग्रुपिंग का केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ज्यादा पेपर में आपसे पूछा भी जा सकता है, क्योंकि थोड़ी हाई लेवल की चीज है। अगर टफ पेपर आपका बन रहा है तो वो थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस होगा कि आ सकता है। दूसरी चीज देखो, आरएच ब्लड ग्रुपिंग में मैंने कहा डी एंटीजन है तो आरएच पॉजिटिव, नहीं है तो आरएच नेगेटिव। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो पॉजिटिव है वो बच्चे का ब्लड है, नेगेटिव है मम्मी का ब्लड है। पहली प्रेगनेंसी में बच्चे को मदर से जब बाहर निकाला तो पॉजिटिव ब्लड मम्मी के ब्लड से हुआ टच, मम्मी को लगा कि हाँ भाई कुछ तो गलत हुआ मेरे साथ, तो मैं पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडी बना के अपनी बॉडी में रख लेती हूँ। लेकिन जब दूसरा बच्चा आया मम्मी के पास तो वो जो आरएच पॉजिटिव था, जो मम्मी के पास खिलाफ में जो था आरएच पॉजिटिव के लिए, वो चला गया उस बच्चे के पास और बच्चे को मार दिया। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए ऐसे केसेस में डॉक्टर्स पहले ही ऐसी चीज डाल देते हैं मदर के अंदर ताकि मदर एंटीबॉडीज बना ही ना सके, ताकि सेकेंड प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना आए। तो आज हमने कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, ब्लड के बारे में पढ़ा। लिम्फ क्या है देखो, जैसे कि मैंने आपको कहा लिम्फ इज जस्ट लाइक ब्लड, है ना। जैसे ब्लड में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बस लिम्फ से आप आरबीसी हटा दो, लिम्फ से आरबीसी को कह दो बाय बाय, तो वो क्या बन जाएगा लिम्फ। लिम्फेटिक ऑर्गन्स कौन कौन से, जैसे कि स्प्लीन हो गया लिम्फेटिक ऑर्गन, टॉन्सिल, ये सारे क्या हैं लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं, है ना। ये भी आपको डिफेंस मैकेनिज्म में भी हेल्प करते हैं और सर्कुलेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम उसमें होता है। लिम्फ इज जस्ट लाइक अ ब्लड व्हिच डज नॉट कंटेन आरबीसी, दैट्स व्हाई इट इज कलरलेस इन नेचर, ठीक है।
ट्रांसपेरेंट कलरलेस इन नेचर। तो आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम यहीं पे खत्म करते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं आप इसको एक बार नोट्स रीड करो, जो भी डाउट्स है कमेंट में पूछो, आपको चीजों का आंसर सारी चीज का मिलेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। हम लोग मिलते हैं फिर से, अभी एवोल्यूशन भी पढ़ना है, और एवोल्यूशन पढ़ने के लिए आपको 5 से 10 मिनट के बाद इसी वाले लिंक को वापस से ज्वाइन कर लेना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं अभी फिर से।